हम्म। तो आर्थिक और खेल राजधानी सबको पता है, सारी की सारी एकेडमी कहाँ पे, अपने इंदौर में। इंदौर के प्लेयर आईपीएल इतना खेल रहे हैं, अभी रजत पाटीदार खेल रहा है, अपना वेंकटेश अय्यर, बहुत सारे इंदौर के प्लेयर खेलने लगे हैं, ठीक है। ऊर्जा की राजधानी, ऊर्जा इसी को कोयला राजधानी बोलते हैं, तो ये कहाँ पे, सिंगरौली, सबको पता है भैया, सिंगरौली ऊर्जा की राजधानी भैया, यहाँ पे कोयला वोयला बहुत ज्यादा, पावर प्लांट अपन ने पढ़े थे जब एनर्जी में मध्य प्रदेश की, तो देखा था। ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी। संगीत की राजधानी मैयर, मैयर में अपन ने देखा था, उस्ताद खान वाला घराना देखा था, संगीत घराना। चित्रकला की राजधानी, इतना नहीं पूछेगा, भीमबेटका में सबको पता है चित्रकला होती है। और क्या क्या मध्य प्रदेश के उपनाम है, इसको हृदय प्रदेश बीच में है, इसलिए सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है, इसलिए हीरा प्रदेश। वनों का राज्य इसको बोलते हैं, तेंदुआ राज्य भी बोलते हैं, वुल्फ स्टेट बोलते हैं, भेड़िए बहुत ज्यादा होते हैं, चीता राज्य भी बोलते हैं, कूनों में भी इतनी सारी चीता है। टाइगर भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नदियों का मायका, सारी नदियां यहाँ से निकलती है, दूसरे राज्यों में चली जाती है, अपन ने देखा था डिटेल में। तेंदुपत्ता बहुत पाया जाता है, तेंदुपत्ता। गिद्ध में भी मध्य प्रदेश नंबर हो गया, तो गिद्ध राज्य जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, इतने सारे 13 राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे अपन, बहुत सारे हुए हैं। घड़ियाल राज्य, सोया स्टेट, ये सब इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सब याद है अपने को ना, नया गिद्ध वाला बनाया तो ये शायद पूछ लेगी, क्योंकि गिद्ध वाला अभी अभी बोला गया है ना, इसको गिद्ध ज्यादा हुए मध्य प्रदेश में, इसलिए गिद्ध राज्य का नाम अभी दिया हुआ है ना। हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, तेंदुआ राज्य, वुल्फ स्टेट, चीता राज्य, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता वाला, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, ये सब मध्य प्रदेश के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ऐसा करके कुछ दे देगा। फिर मैप अपन ने सारा याद ही कर लिया था, इसी में देख लेते हैं वैसे सबसे अलग अलग। तो सबसे अपने से पूछा जाता है सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, पूर्वी जिला कौन सा है, तो अपन इधर देखेंगे अलीराजपुर है। सबसे ज्यादा नीचे वाला मतलब दक्षिणी वाला कौन सा, सॉरी ये सबसे पश्चिमी अलीराजपुर है, सबसे दक्षिणी में बुरहानपुर है, सबसे अपना पूर्व भाग में सिंगरौली है, और सबसे उत्तर में क्या है, मुरैना है। ये अपन ने वहां पे देख लिया था, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रतीक चिन्ह, देखते हैं कुछ कुछ। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, बारहसिंगा है। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, रूसवर्स डुआउसेली। अपने वाले पेपर में इतना डिटेल नहीं पूछा जाता ना, अपन पेपर देखेंगे, इजी पूछा जाता है, कौन सी प्रजाति क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है ना। भूर सिंह द बारहसिंगा, अपन ने वहां पे शुभंकर देखा था, है ना। तो 2017 में राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से शुभंकर जारी किया था, अपन ने देखे थे शुभंकर, जब क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय उद्यान सारे पढ़े थे, ठीक है ना। तो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु हो गया। कब इसको घोषित किया गया, 1981 में, है ना। साल वैसे नहीं पूछा जाता, नहीं याद रखेंगे, आखिरी समय इतना डिटेल नहीं पढ़ने बैठना ना। 1981 में अपन तीन, मैंने बताया था स्थापना दिवस पे तीन चीज एक साथ कुछ करी थी, अभी बताऊंगा तीनों, जो अपने को याद रख लेना है वो वाले 2011 वाली में होंगे। नहीं, ये 1983 वाले में, हाँ। यही सुन लो स्टोरी, क्या हुआ था, कुछ था नहीं मध्य प्रदेश का, तो 1981, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश का एक स्थापना दिवस चलता आ रहा, तो 1981 में तीन बोल्ड डिसीजन लिए थे मध्य प्रदेश में। क्या क्या, तीन नई चीजें बनाई थी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु डिसाइड किया था उस समय, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी डिसाइड किया था, और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तीन चीजों है ना, पशु, पक्षी और वृक्ष, ये तीनों एक डेट को डिसाइड हुए। कब हुए, 1 नवंबर 1981। मध्य प्रदेश का जो 50 जितने भी नंबर का 25वें नंबर का शायद वो था, मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस था 1981, 1 नवंबर 1981 में। उसमें तीन चीज मध्य प्रदेश को डिसाइड की गई, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, ये तीनों का 1 नवंबर 1981 पे ऐसे स्टोरी अपन ने वहां पे देखा था। चलो, अपना मध्य प्रदेश के प्रतीक में पहला राजकीय पशु हो गया। फिर राजकीय पुष्प देखते हैं, इसी को सफेद लिली अपन बोलते हैं, लिलियम कैंडिंग, लिलियेसी, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाए, सिर्फ सफेद लिली नाम याद रखना है। फिर अपन ने राजकीय, ये 2022 वाले पेपर में आ गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इस बार या तो पुष्प आ जाएगा, गटरोल रख रखा है क्या, फिर राजकीय पक्षी दूधराज हो गया। दूधराज को अपन पैराडाइज फ्लाई कैचर शाह बुलबुल, देखो दूधराज नाम से नहीं आता पेपर में ना, शाह बुलबुल नाम से आता है। इसका मेन जो नाम होता है वो क्या होता है, शाह बुलबुल ही होता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम टर्पसिफेनी पैराडाइसी, नहीं याद रखना है, नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछा जाता है कि इसका संरक्षण मध्य प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है, तो दो जगह किया जा रहा है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार में और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में। दोनों अपन ने डिटेल में देखे, अभ्यारण्य में भी और वहां पढ़े थे तो भी देखे, ठीक है ना। घोषित कब किया, तो मैंने बोला मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पे राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष तीनों एक साथ घोषित किए गए थे 1981 में। बाकी दूसरे कब घोषित किए गए वो याद नहीं रखना। राजकीय मछली कौन सी होती है, महाशीर, महाशीर नाम से नहीं, ये आती है ना टोर, प्यूटीटोरा, टोरटोरा करके ऐसे नाम है इसका ना, टोरटोरा। तो महाशीर राज की मछली होती है, कहाँ पाई जाती है, नर्मदा नदी में पाई जाती है मुख्यतः, ठीक है ना। टोर प्रजाति की होती है, 2011 में घोषित की गई है इसको ना। बड़वा में
सॉरी महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। महाशीर फिश कैफे भोपाल में प्रस्तावित है। कैफे बन रहा है, नहीं याद रखना है ना। फिर भी याद रखना मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर। महाशीर नाम से नहीं आएगा, टोरटोरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टोरटोरा। टोरटोरा जो होती है मध्य प्रदेश की क्या होती है? राजकीय मछली होती है। अब आते हैं राजकीय वृक्ष बरगद होता है भैया, ये फाइकस फेगेनलिस नाम अपने को पता है, ठीक है ना। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1981 में ये भी घोषित हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ पे? इंदौर के बड़गोंदा में पाया जाता है, नहीं याद रखना इतनी डिटेल वाली। राजकीय फल कौन सा होता है? आम होता है भैया, मैंगिफेरा इंडिका पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दो इसकी प्रजातियां है जिसको क्या मिल चुका है? अभी ताजा ताजा वो मिला है, क्या बोलते हैं, जीआई टैग अपन ने देखा था, तो रीवा की सुंदरजा आम को मिला है और अलीराजपुर के नूरजहां आम को मिला है, ठीक है ना। रट गया है अपने को ये, ठीक है ना। देखो एमपीपीएससी एफएस 25 के एग्जाम में भी आया था। फिर मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र, तो मैंने बताया था माधव जो रीवा के राजा थे, उन्होंने इस अनुसंधान केंद्र को बनाने में अपनी जमीन दी थी, गोविंदगढ़ के जो राजा थे। तो मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? रीवा में ही, ठीक है ना। मैंने बताया था जो जहां बाहुल्य पाया जाता था वहां अपन ने उसका अनुसंधान केंद्र खुलवा दिया था, ऐसा करके देखा था। राजकीय खेल मलखंभ, ये ताजा ताजा है भैया, 2013 में घोषित हुआ है। मलखंभ होता है, कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः मालवा हमारे उज्जैन में पाया जाता है भैया। मध्य प्रदेश की मलखंभ अकादमी कहाँ पे? उज्जैन में स्थित होती है। प्रभाष जोशी सम्मान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। सम्मान जब अपन ने देखे थे तो प्रभाष जोशी सम्मान देखा था। मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हो गया मलखंभ, ताजा ताजा 2013 में जब आगर मालवा बना था नया जिला, तब उसी के साथ मलखंभ को उज्जैन में इतना फेमस हो गया था कि इसको राजकीय खेल का दर्जा अपन ने दिलवा दिया। राजकीय फसल जो सबसे ज्यादा पाई जाती है सोयाबीन, लेकिन मैंने से कुल उल नहीं याद रखना है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मालवा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन देवास जिले से प्रारंभ किया गया था। वैसे सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? उज्जैन में होता है, लेकिन ऐसा पूछ ले कि सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किस जिले से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था ना। मतलब सोयाबीन पहली बार मध्य प्रदेश में कहाँ बोई थी? तो देवास में बोई थी। देखो एमपीपीएससी 2024 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले से प्रारंभ हुआ, तो देवास से प्रारंभ हुआ है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। अभी बदल गया था, लेकिन अपने को इतना ध्यान नहीं देना, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? अपने उज्जैन में होता है। ऑरेंज ऑकलिफ, ये भी कुछ होती है भैया, चीटी, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अरे ये क्या होती है? बटरफ्लाई, हिंदी में जो भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश की जो राज की बटरफ्लाई है उसका नाम क्या है? ऑरेंज ऑकलिफ इसको बोलते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम कल्ली माइनाचिस बोलते हैं। अन्य नाम इसका डेड लीफ बटरफ्लाई भी बोलते हैं, मरी हुई लीफ वाली है, डेड लीफ बटरफ्लाई होती है ना। पचमढ़ी वाले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की राज की तितली का दर्जा इसको प्रस्तावित है, बनी नहीं है अभी, प्रस्तावित है, लेकिन कभी बन जाए तो याद रखना ऑरेंज ऑकलिफ जो होता है राज की तितली होती है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने अभी, अब ये वाला तो अपने एमपीपीएससी में पूछ लिया 2000, देखो 2022 में यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा ना, अंदर का याद रखने मत बैठ जाओ कि अरे बाप रे इसका ये है वो है, ये सब नहीं। अपने से पिछली बार पूछा था कि राजकीय नाट मध्य प्रदेश का कौन सा होता है, इस बार पूछ लेगा राजकीय नृत्य कौन सा होता है। राजकीय नाट क्या होता है? माच होता है, अपन ने देखा था भैया। क्षेत्र का होता है मालवा क्षेत्र में, मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। माच के प्रमुख कलाकार कौन है? सिद्धेश्वर सेन, वहां देखा था अपन ने जब मध्य प्रदेश के नाट्य देखे थे अपन ने। ओम प्रकाश शर्मा भी माच के वो थे। फिर राजकीय नृत्य में राई देखा था अपन ने, राई कौन से क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधानतः किया जाता है। मृदंग वाग यंत्र के साथ तेज गति में नृत्य बेड़िया द्वारा किया जाता है। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित में राई नृत्य का उल्लेख है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक का नृत्य, इतना सब नहीं याद रखना आपने को, बस याद रखना मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा? राई। और कौन से क्षेत्र में प्रमुखता गाया जाता है? बुंदेलखंड में। जब अपन ने राजकीय नृत्य देखे थे तो भी देखे थे वहां पे। फिर सागर जिले के राम सहाय पांडे जो पद्मश्री थे, राई नृतक का निधन, निधन विधन नहीं पूछा जाता है ना। राई में वाद्य यंत्र में मृदंग और ढोलक का यूज होता है, पूछ सकता है कि राई में किस किस दो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो ढोलक बजाते हैं राई में और मृदंग, ये दोनों यूज होते हैं। राज की चिन्ह मैंने डिटेल में पढ़ाया था भैया, देखो यहाँ पे छपा भी हुआ है, मैंने फोटो बना के बनाया था इसमें। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित होते हैं। ये जो स्तूप दिख रहे हैं साइड साइड में, कितने टोटल गिनोगे तो कितने? 24 है, ठीक है ना। इसके बाद एक वृत्त है जो प्रगति और विकास और असीम संभावना का प्रतीक होता है, नहीं याद रखना। इसके भीतर मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसमें प्रमुख देखो ये पूछा जाएगा बस, है ना, कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सी फसल का चिन्ह अंकित नहीं है। तो देखो सबको लगता है कि सोयाबीन तो होगा ही सही, कि सोयाबीन तो मध्य प्रदेश का राजकीय वो है फसल है, लेकिन गेहूं और धान की बालियां है ना, सोयाबीन नहीं है, याद रख लेना। राजकीय जो प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां अंकित है, इसमें सोयाबीन अंकित नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर अंदर जो केंद्रीय वृत्त होता है उसमें स्तंभ की सिंह आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। अगर पूछा जाए कि तीनों राजकीय पशु है इसके अंदर, कि राजकीय अपना मछली है क्या है, तो राजकीय वृक्ष केवल बरगद है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। राजकीय ना राजकीय फसल है ना कुछ है, ना राजकीय दूधराज दूधराज कुछ नहीं है। अगर पूछा है कि कौन सा वाला राजकीय दर्जा प्राप्त इसमें है, तो राजकीय वृक्ष बरगद बस होता है, ठीक है।
इतना डिटेल हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन अपन ने देख लिया। मध्य प्रदेश गान सुक्का दाता सबका साथी सबको पता है, 2010-11 में हुआ था। किसने बनाया था? तो मैंने बताया था महेश श्रीवास्तव जी ने, याद था ना। सिर्फ रचनाकार अपने को याद रखना है। म्यूजिक किसने दिया, किसने गाना, अबे एक बार गा दिया शान ने, इसका मतलब ये थोड़ी कोई दूसरा गा नहीं सकता। ये सब कभी नहीं पूछा जाता है ना, कि कौन गाता है, किसने पीछे का म्यूजिक बजाया। सिर्फ रचनाकार किसने गाना लिखा है वो याद रखना। महेश श्रीवास्तव जी ने मध्य प्रदेश गान लिखा है अपना, 2010-11 में आया था। सबको पता है सुखवा दाता सबका साथी, यही बोले इसके। भौगोलिक विस्तार मैंने पूरा अच्छे से, जब अपन ने पिछली बार पढ़ा था तो डायग्राम बना के बताया था कि कैसे उत्तरी अक्षांश नापते हैं, कैसे पूर्वी नापते हैं ना। रटवाया भी ऐसे था। तो कैसा याद किया था अपन ने? मध्य प्रदेश जो होता है 21/6 और 26 उत्तरी अक्षांश में, और 74/9 और 82/8 पूर्वी देशांतर में स्थित है। अपन इसमें देख लेते हैं डायग्राम में, तो ये यहाँ ले रखा है। ठीक है ना। तो मैंने ऐसे बताया था, ये बीच वाली जो रेखा होती है ना, 21 पॉइंट ऐसे करके, 21.1 की है ये क्या होती है अपनी, 21 पॉइंट नहीं, 23 पॉइंट ऐसे कुछ करके ये अपनी कर्क रेखा बीच से गुजरती है। तो इसके आसपास उत्तरी वाला, तो यहाँ याद रखना, मैंने एक टाइम याद करवाया था, 21.6, 26.3, ये दोनों जो उत्तरी अक्षांश के बीच की रेखा आ जाएगी मध्य प्रदेश की। और इधर चालू किया था अपन ने 74 से लेके 82 तक। ठीक है। फिर यहाँ से बगल से एक कौन सी रेखा जा रही थी, 84 माइल वाली रेखा जा रही थी, जो दो इंडिया को दो जो टाइम जोन में डिवाइड कर देती है, उससे कितने दूर है ये सब अपन ने देखा था, आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो 21/6, 26/30 ये उत्तरी अक्षांश में स्थिति है मध्य प्रदेश की। और पूर्वी देशांतर और क्या बोलते हैं इस वाले में, 74/9, 82/48 ऐसे करके अपन ने याद किया था। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर लंबा है, और पश्चिम से पूर्व तक 8। देखो डायग्राम में भी देख सकते हैं, इधर छोटा लग रहा है, इधर ज्यादा है। इधर लगभग 800 किलोमीटर दूर होता है, इधर लगभग 600 किलोमीटर दूर होता है। ठीक है। फिर ये, हाँ, 82 82 एंड हाफ डिग्री जो होती है, तो भारत की मानकी समय रेखा 82 1.2 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। तो अपने से पूछा जाएगा कि जो भारत की समय मानक रेखा होती है, जो भारत को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, दो बराबर पार्ट में नहीं, जिससे भारत का टाइम डिसाइड होता है, जो भारत की मानक की जो इलाहाबाद से नापते हैं ना, इलाहाबाद उसका मेन सेंटर होता है, वो कहाँ से गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश के जस्ट इस वाले एरिया से गुजरती है मानक समय रेखा। ठीक है ना। 82 पॉइंट हाफ डिग्री जो होती है सिंगरौली जिले से गुजरती है। ठीक है ना। एमपीपीएससी के 2024 वाले पेपर में आया है। तो भारत की मानक समय रेखा जो इलाहाबाद सेंटर से निकलती है, वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले को काटती है, और वो एकमात्र जिला कौन सा होता है? सिंगरौली होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर 80 पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी, मतलब ये जो भारत की समय रेखा होती है ना, इससे दूरी ये पूछा जाता है, नहीं पूछा जाए कभी पेपर में, काट दो इसको, नहीं पूछना है ना, यहाँ याद रहेगा ना, इतना ज्यादा कभी पूछा जाता है अपने वाले पेपर। चलो, अब आते हैं अपन पड़ोसी राज्य पे। ठीक है ना। ये दोनों टर्म रट लेना है बस अपने को, 21/6, 26/30। इधर कितना है? 74.9 और 82.48। एक दो बार अपन ने वहां देखा था, बार बार देखा था और याद कर लिया था ऐसे करके। ठीक है ना। इनके जस्ट बीचों बीच से जो होती है, क्या रे गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही थी। ठीक है। अब पड़ोसी राज्य देखते हैं, तो मध्य प्रदेश ऐसे ही बहुत आसान सा प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश जो होता है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, अपने से पूछेगा ना। तो देश के मध्य में स्थित अपना मध्य प्रदेश है, जो उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, और पश्चिम में गुजरात, टोटल मिला के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो होती है वो ताप्ती नदी से, और उत्तरी सीमा जो होती है चंबल नदी से निर्धारित होती है। मैंने देखा था चंबल, अपन जब ऐसा गुजरात था ऊपर से कोटा उटा जाके, ऊपर की जो पूरी बॉर्डर होती है चंबल, मध्य प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब नीचे वाला मध्य प्रदेश, ऊपर वाला राजस्थान, ऐसे डिसाइड करती है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और उत्तरी सीमा कौन सी? चंबल नदी निर्धारित करती है। जलवायु अपन ने डिटेल में पढ़ा था, सिर्फ एक एक लाइन यहाँ से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये तो पूरा अपन ने टॉपिक पढ़े हैं ना, 4 4 5 5 पेज के। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, अपन ने देखा था भैया बहुत डिटेल में इसको। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु, हजार बार चीनी यात्री फैन फैन जो भी था वो, फैनसेन जो भी था। फिर उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है, थोड़ी सी ऊपर। वर्षा मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वाला मैंने बताया था पंचमढ़ी, 199 सेंटीमीटर होती है। और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला गोवा होता है, जहाँ पे जितनी भी हो रही है 75 या 49 जितनी भी होती है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला पचमढ़ी, न्यूनतम वर्षा वाला गोहद भिंड में होता है। फिर कर्क रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा देखी थी अपन ने। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है। महानदी कर्क रेखा, हाँ ऐसा पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो अंदर से गुजर रही है, इसको कौन नदी होती है दो बार काटती है? तो कौन सी नदी काटती है भैया? महानदी जो होती है इसको दो बार काटती है। ठीक है ना। माही नदी, महा बोल रहा हूँ, माही नदी जो होता है कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है भैया। ठीक है ना।
कर्क रेखा में मध्य प्रदेश कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है भैया। कौन कौन से ये जिले हैं? हालांकि अपने को बीच में से उस समय अपन ने देखा था कि बीच बीच वाले याद कर लेंगे, क्योंकि एक ऊपर नीचे का ही जिला देगा। जैसे पिछली बार पेपर में दिया था तो बुरहानपुर दे दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो वो बन जाता है। ठीक है ना? फिर भी नहीं है तो मैंने एक ट्रिक लिखा होगा, उससे याद कर लेना, बाकी हो जाते हैं ऐसे ही। कहाँ से चालू करते हैं? तो उल्टा इधर से देखते हैं अपन। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़ का थोड़ा सा पार्ट, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन। अपन तो घूमने भी जाते हैं ना विदिशा वाले रायसेन वाले एरिया में, कर्क रेखा पे फोटो भी खिंचाते हैं वहां पे। इधर सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, ऐसे करके पूरे कितने 14 जिले होते हैं। ठीक है ना? फिर एक पॉइंट ऐसा भी है कि भोपाल संभाग के सभी जिले, भोपाल में जितने भी 4-5 जिले संभाग में होते हैं ना, सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये सब राजगढ़, 4-5 जिले जितने भी आते हैं ना, 5 जिले, इन सब से क्या निकलती है? कर्क रेखा गुजरती है। ये भी कुछ है। अगर याद करने के लिए कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाह रहा है तो मैंने एक ट्रिक लिखी थी, उससे 14 के 14 जिले याद हो जाएंगे ना। हालांकि नहीं करना है, बीच वाली जो लाइन है मध्य प्रदेश के जो मैप अपन देखते हैं तो उससे अपने को मोटा मोटा याद हो ही जाता है कि कौन कौन से है ना। जिसके लिए नहीं हो तो ये ट्रिक लिखी हुई थी, इसको डिकोड कर लेना। ऐसा कुछ बनाया था मैंने। राव रासिक जब सारा उमर दम लगा के ढोल बुला, कुछ तो बनाया था, चलो छोड़ो अभी। बीच वाली लाइन से याद कर लेना कैसे कैसे होता है। फिर कर्क रेखा के निकट स्थित मध्य बिंदु, नहीं याद रखना, ये भी नहीं पूछता है कभी पेपर में, देख लेना अपने वाले में। केंद्रीय बिंदु देखते हैं। अखंड भारत का, मध्य प्रदेश का नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरा इंडिया का अगर मैप बनाए और पूरा इंडिया का सेंटर पॉइंट अगर कहीं माने अपन, तो कहाँ पे मानते हैं? बैतूल में एक जगह है बरसाली। ठीक है ना? उसको क्या मानते हैं? पूरे इंडिया का सेंटर पॉइंट मानते हैं, केंद्रीय बिंदु मानते हैं। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम, करौंदी या कटनी को माना जाता है। ठीक है ना? तो अखंड भारत मतलब क्या? पूरा, इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शायद मिला लेंगे, वो वाला अखंड भारत हो जाएगा। लेकिन भारत का भौगोलिक बिंदु जो होता है वो कौन सा होता है? कटनी जिले के करौंदी गांव में होता है। ठीक है? नहीं पूछेगा ऐसे। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर का, पृथ्वी कहाँ, ये पूछो, ये वहां भी बताया था ना, इंपोर्टेंट। पृथ्वी का केंद्र बिंदु, तो पूरी अगर अर्थ है उसका केंद्र बिंदु है तो वो कहाँ पे? उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में होता है। ठीक है ना? अखंड भारत वाला बैतूल का है। भारत की भौगोलिक स्थिति वाला जो करौंदी कटनी में है, वो पूरी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु माना जाता है, वो अपन ने वहां भी देखा था, कौन से? मंगलनाथ मंदिर में माना जाता है उसको। ठीक है? अब इधर क्या बना हुआ है? ये करके भारत का भौगोलिक मध्य केंद्र बिंदु, मतलब भारत का जो भौगोलिक मध्य केंद्र बिंदु कहाँ पे? ये कटनी जिले के मनोहर गांव में होता है। ठीक है ना? फिर अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पे? बरसाली बैतूल में है। ठीक है ना? और मंगलनाथ मंदिर में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तीनों अलग अलग है ना। अखंड भारत वाला भूल जाओ, ये पेपर में नहीं देना चाहिए। भारत का मध्य जो भारत का भौगोलिक मध्य केंद्र बिंदु कहाँ पे? कटनी में है। कटनी में भी कौन सा गांव में? मनोहर गांव उसका नाम है। और पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पे? उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है। ठीक है ना? अब प्रशासनिक स्थिति ये रटे होना चाहिए भैया। देखो अंदर से ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं देगा अपने को ना। तुम एमपीपीएससी की एक बात है, आयुर्वेद हो या ये हो, अपने को बिल्कुल सुपरफिशियल पूछता है ना। अपने से सिंपल यही पूछ लेगा मध्य प्रदेश में कितने संभाग होते हैं, कितने जिले होते हैं ना। जैसे पिछली बार अपन राय वाई मध्य प्रदेश के नृत्य इतने डिटेल में अपन ने पढ़े सारे के सारे, ऐसा थोड़ी पूछेगा वो। उसने डायरेक्ट यही पूछा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाच कौन सा होता है? माच, सॉरी, राष्ट्रीय नाट्य कौन सा होता है? माच। इतना अंदर का पढ़ने का कोई मतलब नहीं ना। तो मध्य प्रदेश के संभाग कितने होते हैं मध्य प्रदेश के? तो अपन ने एक एक बताए थे, कब कब कौन कौन से बने वो भी याद है अपने को। मध्य प्रदेश के टोटल 10 संभाग होते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने होते हैं? 55 जिले होते हैं। टोटल विकास खंड कितने होते हैं? 313 विकास खंड होते हैं मध्य प्रदेश में। तहसील कितनी होती है? तो 436 तहसील होती है। रटना था भैया अपने को, याद हुआ है। कितनी ग्राम पंचायत होती है? तो 23,011। जब अपन ने ये क्या मध्य प्रदेश की पॉलिटी में पंचायत राज पढ़ा था वहां भी रटा था, ये सारे तो वहां भी रटे थे ना। नगर निगम में कितने हैं? 16+1, मैंने बोला था एक आखिरी वाला बना है, ऐसे करके 17 होते हैं टोटल, पर 16+1 करके अपने को याद करना थे। नगर पालिका कितनी थी? 98 थी। और कुल ग्राम, ग्राम नहीं याद रखू तो भी चल जाएगा ना, सिर्फ ग्राम पंचायत याद रखना है अपने को। ग्राम पंचायत 23,011 थी, ऐसा याद रखा था अपन ने। नगर निगम कितने थे? 16+1 थे। नगर पालिका कितनी थी? 98 थी, है ना। अपन ने वहां पर नगर पंचायत भी याद किया था। और क्या बोलते हैं, दो तीन चीज और याद करी थी ना, जो अपन वहां देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में संभाग होते हैं 10। मध्य प्रदेश में जिले होते हैं कुल 55। मध्य प्रदेश के विकास खंड होते हैं 313। मध्य प्रदेश की तहसील होती है 436। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत होती है 23,011। मध्य प्रदेश में नगर निगम होते हैं 16+1। और नगर पालिका होती है 98। ठीक है ना? याद है अपने को ये सारा। अब देखते हैं न्यायिक स्थिति। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना जब मध्य प्रदेश बना उसी दिन 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। सबको पता है भैया हाई कोर्ट कहाँ पे? जबलपुर में।
इससे पहले कहाँ पे था, नागपुर हाईकोर्ट था, सबको पता है, लेकिन नागपुर कहाँ चला गया था, विभाजन के समय महाराष्ट्र में चला गया था। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट भवन का वास्तुकार हेनरी एरविन है, ये भी अपन ने याद किया था भाई, ये हेनरी एरविन बताया, इसने क्या हाईकोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बनाया था। फिर मध्य प्रदेश की दो खंडपीठ है, एक इंदौर में, एक ग्वालियर में, एक में 5.5 महीना लगती है, एक में 6.5 महीना लगती है। कब स्थापित हुई है, 1968 में। वो प्रस्तावित कौन सी है, भोपाल वाली खंडपीठ प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से हुआ था, नहीं याद रखो तो चलेगा, हेनरी इरविन ने बस वो किया था। विकसित मध्य प्रदेश 247 का दृष्टि पत्र है। सकल घरेलू, ये सब नहीं पूछेगा अपने से। आप बता दें मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति क्या क्या है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सबको पता है भैया, अविभाजित मध्य प्रदेश नहीं याद करना, कभी नहीं पूछेगा। वर्तमान में 230 सीट हैं, पहले 230+1 थी लेकिन हट गई है। किसके लिए कितनी रिजर्व है, तो मैंने बताया था, एससी के लिए 35 रिजर्व है, एसटी के लिए 47 रिजर्व। कैसे याद रखा था मैंने, कि एसटी की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है, लगभग 25% पॉपुलेशन एसटी की है, इसलिए रिजर्वेशन एसटी को ज्यादा है, और एसटी की पॉपुलेशन थोड़ी कम है इसलिए उनको कम है। तो 35 होती है एसटी के लिए विधानसभा में रिजर्व, और 47 होती है किसमें, एसटी के लिए। लोकसभा में कितनी होती है, 29 सीट होती है मध्य प्रदेश में लोकसभा की, जिसमें 4 एसटी के लिए और 6 एसटी के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। राज्यसभा पिछली बार अपने एमपीपीएससी 2022 में आया था कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट होती है, 11 होती है, यही याद रखना भैया, 11 होती है, किसी के लिए कोई रिजर्व नहीं, सारी की सारी क्या है, ओपन है। ठीक है, तो राज्यसभा की 11 सीट हो गई, लोकसभा की 29 जिसमें से 4-6 रिजर्व, और विधानसभा की 230 जिसमें से 35-43 रिजर्व होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की थोड़ी सी अन्य जानकारी और देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने रटवाया था भैया, कि क्या बोलते हैं, 30, 82, 52 ऐसे करके अपन ने याद किया था ना, कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है, शिवपुरी। देखो ये नहीं पूछेगा तुमसे, तुमसे क्या पूछेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है, तो क्या लगाएंगे अपन आंसर में, हिमांशु जरा बताना क्या लगाएंगे, सुन रहा है कि भाग्य। सबसे सबसे बड़ा 2000, प्रश्न सबसे सुन ले, बड़ा 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, अ, बताओ भाई, एनीवन। वो है ना छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा है, लेकिन छिंदवाड़ा से पांडु धरना अलग हो गया है, तो कौन सा बन गया है, शिवपुरी बन गया। लेकिन अपने से प्रश्न कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा वो, क्यों, क्योंकि उसको रेफरेंस देना पड़ता है। तो रेफरेंस कहां से मिलेगा अपने को, 2011 की जनगणना, देखिए पिछले एमपीपीएससी 2022 में हुई थी, उसमें भी यही पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा था क्षेत्रफल या उसकी दृष्टि से, तो वो आंसर उसका हरदा वर्दा कुछ लगाता है ऐसे करके, है ना। तो अपने से वो उसकी भले इसमें ये लिखा है, पर अपने को आगे प्रश्न देखना है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछेगा अपने से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा होता है, निवाड़ी होता है। लेकिन फिर मैं अगर पूछूं कि उसकी जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जो जिला होता है वो कौन सा होता है, तो दतिया होता है। ठीक है, देश में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा और जनसंख्या के आधार पर पांचवा स्थान है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहला कौन सा है, सबको पता, राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश होता है। जनसंख्या में पहले छठा था, लेकिन वो अलग हो गया ना, क्या बोलते हैं उससे, हम्म, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो पांचवा स्थान आ गया। ठीक है ना, ये क्योंकि वो स्टेट वो हो गया डिवाइड, आधी आधी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश, तो इसमें पांचवा स्थान सबने स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,8,245। ठीक है ना, ये भी टर्म याद रखना है अपने को ना, ये ऊपर वाला अगर नए ऑप्शन में दिखे, 3,8,245, 3,8,252। ठीक है, 308 मतलब 308, 252 और 245, 7 किलोमीटर का अपना झगड़ा है। अपन क्लेम करते हैं कि हमारे पास 7 किलोमीटर ज्यादा है, वो बोलते हैं 7 किलोमीटर हमारे पास ज्यादा है। ठीक है ना, अपने को तो मोटा मोटा टर्म बस याद रखना। हाँ, ऐसा पूछेगा कि भारत का जो जितना भी क्षेत्रफल है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो 9.38% लिखवाया था मैंने, है ना। 9 लगभग 9% जो होता है पूरे भारत का मध्य प्रदेश है। जनसंख्या देखते हैं, तो जनसंख्या कितनी होती है, अपन ने टर्म याद किया था भैया, 7, 26, 26, 800 ऐसे करके कुछ बड़ा सा टर्म याद किया था ना, जो अपन ने दिमाग में छपा हुआ था, है ना। तो लगभग 7.5 7.25 करोड़, 7.26 करोड़। अंतिम आंकड़े कब, 2011 वाले, यही याद रखना है ना। सेंसस जो होता है बिना उसके आंसर नहीं जाता, अभी भले अपन कितने भी हो गए, 10 करोड़ के समथिंग हो गए हैं, लेकिन 2011 वाला याद रखना है। मध्य प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, इंदौर है, 2011 के अनुसार है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पांडुधरना है, लेकिन अपने को तो किससे याद करना है, ये एमपीपीएससी 2022 में आया था। ठीक है ना, कि 2011 की जनगणना के अनुसार
मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हरदा आंसर उसका गया था, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे मध्य प्रदेश में? इंदौर में। और सबसे कम कहाँ पे? हरदा में, ठीक है। साक्षरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी तुम्हें एमपीपीएससी 2022 में मिलेगा। मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी होती है? रेट, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% होता है, ठीक है ना। कितनी? 69.32% है, रटा हुआ है अपने को। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, ठीक है। और सबसे कम वाला अलीराजपुर, याद किया था अपन ने वहां पे, है ना, ठीक है ना। तीन अधिकतम साक्षरता वाले कौन कौन से थे? जबलपुर, इंदौर और भोपाल, ऐसे करके अपन ने वहां पे देखा था ना। न्यूनतम वाले में अलीराजपुर, शहडोल, ऐसे करके तीन अपन ने कहीं देखे थे। तो जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है भैया, 81% लोग पढ़े लिखे हैं वहां के, ठीक है ना। सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पे? अलीराजपुर में। ओब्वियसली अलीराजपुर भील प्रधान एरिया है, जहाँ पे आदिवासी वाला एरिया है, पढ़ाई लिखाई को ज्यादा तवज्जो वो देते। लिंगानुपात, ये भी रट लें। देखो पिछली बार ये सब आ गए, तो इस बार 100% है कि लिंगानुपात आएगा ना, क्योंकि पिछले एक आध इजी क्वेश्चन तो उसको देना है, बच्चों को पास भी करवाना है। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात कितना होता है? 931 है। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। मैंने इसे याद करवाया था भाई, वो बाल बच्चे ज्यादा है वहां पे। बालाघाट में बड़ा वो वाला एरिया है, क्या बोलते हैं, वैसे आदिवासी वाला एरिया है। बालाघाट में वो लोग ज्यादा रहते हैं, क्या बोलते हैं, गोंड लोग। वहां के लोग जो होते हैं 1021, वहां पे क्या है? लिंगानुपात है। सबसे कम कहां पे? तो भिंड मुरैना में लोग मर्डर करते हैं भैया, बहुत ज्यादा, 837 सबसे कम। ये सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड होता है, ठीक है। रटना है भैया अपने को। 931 मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बालाघाट में, 1021। याद भले नहीं रखो 1021, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बालाघाट में। सबसे कम कहाँ होता है? भिंड में। चलो, जनसंख्या वृद्धि दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश वाली नहीं लिखी अपन ने, मध्य प्रदेश की भी देखी दीजिए। 20 पॉइंट, मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है, लगभग 20 पॉइंट ऐसा कुछ कुछ करके मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर 20% लगभग इतनी होती है, लेकिन जिलों के अनुसार तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? इंदौर है, 32.9। इतने लोग पलायन कर रहे हैं भाई, पता है, मतलब हमारे इधर के एरिया गिरे टप्पू जेरे, मतलब हमारे इधर के लोग इतनी जमीन खरीद रहे हैं इंदौर के आसपास। सब लोग चाहते हैं अच्छी सिटी में, इंदौर में रहना चाहते हैं, ठीक है ना। प्लॉट ले रहे हैं, कोई घर बना रहा है, ये कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हो रही है? इंदौर में हो रही है भैया। लोग पलायन भी करके बहुत बस रहे हैं, वहां के लोग कैलेंडर भी बहुत छाप रहे हैं। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा होता है? अनूपपुर होता है। कोई रहना ही नहीं पसंद कर रहा, पहाड़ वाला एरिया है, 12.3 पर। हाँ, 100% इस बार पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होती है। 20 पॉइंट, कोई देख के बता देता हूँ, कुछ तो होती है, यहाँ लिख लेंगे तो दो बार में अपने को याद बीस हो जाएगा, पॉइंट कहाँ थ्री गई फाइव हाँ, 20.35 है, कहाँ गया। मध्य प्रदेश की या एमपी की कितनी होती है? 20.35% है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना, यही आएगा इस बार पेपर में ना, कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या, या तो ये आएगा। पिछली बार इजी इजी में क्या दे दिया था उसने? सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला दे दिया था, साक्षरता दर दे दी थी, और वो दे दिया। तो इस बार ये देगा जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है, और ये लिंगानुपात देगा ना, क्योंकि उसको तीन चार इजी क्वेश्चन यहाँ से बनाने हैं, तो ये वाला बनाएगा। चल, तो अपन ने देख लिया मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे बढ़ रही है? इंदौर जिले में बढ़ रही है भैया, लगभग 32.9% से। और सबसे कम वहां बढ़ रही है? अनूपपुर में बढ़ रही है। जनसंख्या घनत्व, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। जनसंख्या घनत्व कितना होता है? मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अच्छा खासा है ना। इंडिया में हालत खराब है, मध्य प्रदेश में तो अच्छे रहते हैं लोग, है ना। तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होती है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? मध्य प्रदेश में 236 लोग रहते हैं भैया। इंडिया का लगभग 300 से ज्यादा है कुछ ना कुछ, है ना। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? भोपाल। देखो भोपाल में क्या होते हैं? मुस्लिम प्रधान एरिया, जूना भोपाल में देखना कंजेस्टेड है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी वाला कहाँ पे होता है? भोपाल होता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैसे? मैंने ढिंडोरा पिटवा, ऐसे तीन तीन याद किया ना, यहाँ तो एक एक ही लिखे हैं। जब मैंने तुम लोग को सेंसिस पढ़ाया था, जनसंख्या पढ़ाई थी, तो तीन तीन करके ऐसे ट्रिक याद किया था अपन ने। तो ढिंडोरी करके ऐसे आगे कुछ ट्रिक बनाया था ना, ढिंडोरा करके ऐसे करे, तो तीन जिले जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला था, उसमें टॉप पे कौन सा था? ढिंडोरी था, ऐसे करके। अभी जब हम जनसंख्या आने वाला है एक दो दिन में, तो वहां पे फिर रिवीजन होगा। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। सबसे ज्यादा कौन सा है? भोपाल है, अंक संख्या ने याद रखना है। सबसे कम कौन सा है? ढिंडोरी। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो होती है कृषि प्रधान होती है, सबको पता है भैया। मध्य प्रदेश जो होता है, संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, दलहन, मसाला, इन सब के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। ओब्वियसली भैया, सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है ना। दलहन, दलहन में तो अभी ताजा ताजा अपन पहले नंबर पे आए हैं इसमें 2024-24 वाले आर्थिक में, तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है भैया, देगा ही देगा इस बार।
दलहन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मसाला वसाला इन सब में। गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्च के उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान है। बाकी ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा ना कि हीरा, मैग्नीज और तांबा, इन सब में जो होता है मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान होता है। आगे जब अपन सब में देखेंगे कोयले में कितना स्थान है, गेरू में कौन सा स्थान है, ये सब आगे देखा जाएगा ना। कोई सी एक इंडेक्स मानती है कि गेरू जो धातु होता है ना गेरुआ, उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आता है, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल इसलिए पेपर में नहीं आएगा। अपने को तीन याद रखना है। हीरा, मैग्नीज, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान होता है। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में सबसे लास्ट 7 बार लगातार कौन टॉप पे है पूरे इंडिया में? इंदौर। इंदौर सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में श्रेणी में नंबर 1 पे आता है भैया, लगातार 7 बार से अनबीटेबल है। भोपाल बना देश का 2024-25 में भोपाल बन गया था दूसरे नंबर पे, है ना। अपना उज्जैन था 10वें नंबर पे। चलो, फिर अपन देखते हैं क्या। ये हो गया अपना मध्य प्रदेश का थोड़ा थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन खत्म अपना ना। ये जनरल वाला फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% इससे आएंगे आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो अलग अलग टॉपिक्स हैं जो अपने डिटेल में जो अपने को पढ़ना है, उनका सार भाग इसमें लिख दिया था, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य अपन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखो बनाए हुआ है, इधर से राजस्थान जुड़ा हुआ है, इधर से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, इधर से छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, इधर नीचे महाराष्ट्र है, इधर गुजरात है। सबसे छोटा गुजरात है बॉर्डर, सबसे बड़ा राजस्थान है ना। तो गुजरात देखते हैं सबसे पहले। गुजरात का गठन वठन कुछ नहीं याद रखना है, बस सीमावर्ती इलाके किस किस जिले से जुड़ा है। तो मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले से जुड़ा है, एक अलीराजपुर और झाबुआ। ये 2 जिले यहाँ से जुड़ते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। किससे? गुजरात से। इसके अलावा कुछ याद रखना ना। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। चल जा भाई। हम्म। नमक, कपास, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात कुछ नहीं। गुजरात को क्यों पढ़ेंगे भाई? सिर्फ अपन ने याद किया क्या? 2 जिले लगते हैं इसके। फिर उत्तर प्रदेश कब क्या बना प्रथम राज्यपाल, कुछ याद नहीं रखना। कितने जिले लगते हैं? 14 जिले लगते हैं, ठीक है ना। पहले कम लगते थे भैया, 10 लगते थे, लेकिन विभाजन विभाजन वो कितने ज्यादा हो गए। तो सबसे ज्यादा जिले पूछे कि सबसे ज्यादा जिले कौन से राज्य से लगते हैं, तो 14 उत्तर प्रदेश से। लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किससे लगता है? तो वो राजस्थान से लगता है। भले जिले कम है, लेकिन राजस्थान से क्षेत्रफल पहुंच जाता है। तो 14 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से। कौन कौन से लगते हैं पूछ सकता है कि निम्नलिखित में। अपने को मैप याद हो गया मध्य प्रदेश का, तो याद हो ही जाएगा, है ना। कौन कौन से जिले लगते हैं? मुरैना, भिंड ये लगता है, दतिया लगता है, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, ये सब छोटे छोटे जिले जो साइड में इधर होते हैं। ऑप्शन तुम्हें ऐसा देगा, इसमें से एक दे देगा इधर नीचे वाला कि बैतूल लगता है कि नहीं। ऑब्वियसली बिना वाला पहचान ही लेंगे, इसलिए रटने नहीं बैठना है अपने को। 14 जिले बस लगते हैं। राजस्थान, राजस्थान के 10 जिले लगते हैं, लेकिन ऐसे याद रखना सबसे ज्यादा सीमा क्षेत्रफल की दृष्टि में, मतलब सबसे ज्यादा लंबी सीमा किससे साझा करता है मध्य प्रदेश? तो राजस्थान से करता है, ठीक है ना। भले जिले 10 ही हैं, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किससे? राजस्थान से शेयर करता है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं अपन किसमें? महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र से भी कितने? 10 जिले अपने होते हैं। पहले 9 थे, अब 10 हो गए। क्यों? क्योंकि पांडुधरन अलग हो गया है छिंदवाड़ा से, तो वो भी गिन लेते हैं अपन इसको, ठीक है ना। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा सारे बन जाएंगे ना अपने को, क्योंकि मैप याद हो गया मध्य प्रदेश का, तो हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं भैया। इधर अंकिता वाला एरिया लगता है, सिंगरौली, सीधी, शहडोल। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही भाई। तो मेरे को नहीं आ रही भाई। आवाज़ आ रही है तुम लोगों को, बाकी लोगों को? नहीं आ रही। नहीं आ रही, वो बात करने चला गया लगता है।
अब आई? हेलो, अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ चल ठीक। गया था यार, वाईफाई बंद हो जाता है बीच में। हेलो, पड़ोसी राज्य सुन गया था कि नहीं? फिर चलेगी क्या? ये हेलो, नहीं नहीं आ रही है हाँ आवाज सीमा महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र तक हो गया था ना। क्या? महाराष्ट्र गुजरात तक हो हो गया गया। ना। महाराष्ट्र तक सुनाई दिया था। चलो ठीक। छत्तीसगढ़ में 7 क्या बताया था मैंने? इधर मैप में बता दिया था कि क्या बोलते हैं, मैप में देख लेते हैं, बस ज्यादा अंदर को कुछ याद नहीं रखना किसमें कितने जिले होते हैं, ऐसा करके, ठीक है ना? तो अपन ने ऊपर नीचे से ट्रिक बनाया था, यहाँ 10 यहाँ 10, ऊपर नीचे राजस्थान महाराष्ट्र 10 10 हो जाएंगे, गुजरात में सबसे नीचे 2 हो जाएंगे, ठीक है ना? छत्तीसगढ़ में 7 याद रखना है, इसका डबल 14 उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना? तो 10 10 राजस्थान और महाराष्ट्र से सीमावर्ती जिले लगते हैं, 2 गुजरात से लगते हैं, 14 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लगते हैं, 7 लगते हैं छत्तीसगढ़ से। लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो कहाँ है? राजस्थान से लगता है। भले जिले कम है यहाँ पे 10 ही है, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किससे लगता है? राजस्थान से लगता है। फिर दो दो जिले जिससे स्पर्श करते हैं, 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जो 6 जिले हैं कौन कौन से? तो बहुत ईजी है भैया। इधर जो बाउंड्री पे है मुरैना, ठीक है ना? अपन पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर देखते हैं। शिवपुरी, ये भी उत्तर प्रदेश राजस्थान से, अभी देखेंगे मैप में। सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगता है, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से लगता है, अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र से लगता है, झाबुआ गुजरात और राजस्थान से लगता है, ठीक है ना? इधर मैप में अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या, मेरा भाई मुरैना, तो वो इधर भी लग रहा है किससे? राजस्थान से, और इधर लग रहा है उत्तर प्रदेश से। फिर बीच में ये जो अपना चिकन नेक बना हुआ है, ये कौन सा है भाई? ये शिवपुरी है, तो ये राजस्थान से ये भी लगेगा, और ये भी किससे लगेगा? उत्तर प्रदेश से लगेगा, ठीक है ना? फिर यहाँ पे अपना सिंगरौली आ जाएगा, सिंगरौली किससे? यूपी से भी लग रहा है, और इधर किससे लग रहा है? छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? बालाघाट आ जाएगा, बालाघाट इधर छत्तीसगढ़ से लग रहा है, और इधर किससे लग रहा है? महाराष्ट्र से लग रहा है, ठीक है? फिर अपना झाबुआ अलीराजपुर आ जाएंगे, तो यहाँ पे अपना झाबुआ आ जाएगा, जो किससे? राजस्थान से भी लग रहा है, गुजरात से भी लग रहा है। यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? अलीराजपुर आ जाएगा, जो गुजरात से लग रहा है और महाराष्ट्र से लग रहा है, ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी, अगर मैप दिमाग में रहेगा तो याद हो जाएंगे, ठीक है? फिर से देख लो, मुरैना राजस्थान छत्तीस उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। शिवपुरी चिकन नेक, शिवपुरी ये से याद रखना ना, बाकी तो ऐसे बन जाए। शिवपुरी चिकन नेक है ना, दोनों तरफ आसपास उत्तर प्रदेश राजस्थान से होती है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से, अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र से, झाबुआ गुजरात राजस्थान, ठीक है? फिर क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिलों का मतलब होता है जो किसी से साझा था ना, 18 जिले होते हैं जो अंतर्वर्ती या अंदर हैं, जो किसी से अन्य राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते। कौन सा है? ऐसे पेपर में पूछा जाएगा तो अपने से बन जाएगा ना, क्योंकि वो बहुत अजीब क्वेश्चन देगा ना, इसमें से एक अलीराजपुर दे देगा तो बन ही जाएगा अपने से ना, रटने नहीं बैठ जाना कि कौन सा लैंडलॉक्ड अपना डिस्ट्रिक्ट है। पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिलों पे एक नजर, तो उत्तर प्रदेश के 14 जिले कौन कौन से होते हैं? भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज। मैप अगर थोड़ा भी याद है अपने से तो बन जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता, क्योंकि दूर का जिला देगा अपने आसानी से पहचानने के। राजस्थान से कौन कौन टच होते हैं तो सबको पता है भैया, मुरैना का कुछ पार्ट, फिर इधर आ जाएंगे तो शिवपुरी, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, ये सब होते हैं। गुजरात से अलीराजपुर, झाबुआ 2 ही होते हैं। महाराष्ट्र से नीचे अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुदरना, ये सब होते हैं। छत्तीसगढ़ से इधर वाले सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट होते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन एवं संभाग और जिलों की स्थिति पे आ जाते हैं, ठीक है ना? ये भी अपन ने डिटेल में पढ़ रखा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 से पहले अपन देखेंगे क्या थी। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थिति क्या थी, और 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो मैंने मैप बना के बताया था कि मध्य प्रदेश पहले ऐसे पार्ट में डिवाइड था भैया, ये बीच वाला इधर वाला मध्य भारत था, फिर इधर वाला सेंट्रल प्रोविंस जिसको अपन बोलते हैं, इधर वाला विंध्य प्रदेश था, और यहाँ पे भोपाल था। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड था। जब मध्य प्रदेश को इसको पार्ट ए बोला गया था 1970 का ना, पार्ट ए, इसी को अपन क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार।
मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले भारत के मध्य भाग को सीपी बरार कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना, ऐसा पूछेगा कि ये सेंट्रल प्रोविंस कब बना था, तो 1861 में बना था भैया, 2 नवंबर 1861 में। देखो ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पेपर में कभी तो दिया था ना। तो ये सेंट्रल प्रोविंस कब बना था, तो 1861 में बना दिया था अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविंस को। फिर 1936 में हैदराबाद से उधार लेके, हैदराबाद से काट के बरार भी इसमें ऐड कर दिया गया था, बरार वाला नहीं। इस पार्ट ए की राजधानी किसको बनाया गया था, नागपुर को बनाया गया था। इसी के प्रथम मुख्यमंत्री मैंने रटवाया तुम्हें, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो आगे चल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मध्य प्रदेश की एकमात्र मकड़ई रियासत हरदा जिले के सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया था। इतना सब याद रखना। कौन कौन सी रियासतें थी ये नहीं याद रखना भैया, रटने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। कौन कौन सी रियासतें क्या, ये अपना क्या हो गया भैया, पार्ट ए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीपी एंड बरार, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस कब बना था, 1861 में बना था, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल उसके क्या थे, सीएम थे। पार्ट बी, इसी को अपन मध्य भारत या मध्य भारत का प्रांत बोलते हैं, अपना इंदौर वाला एरिया, ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश को 22 रियासतों के नरेश को अनुबंध हस्ताक्षर किए गए, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य को आकार दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया। तत्कालीन मध्य भारत की प्रशासनिक 16, ये सब नहीं याद रख लेना, बस याद रखना जो पार्ट बी था उसकी 2 राजधानी थी, एक थी ग्वालियर और एक थी इंदौर। शीतकालीन मतलब ठंड के समय ग्वालियर में लगती थी, ये 6.5 माह के लिए लगती थी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी, ये 5.5 माह के लिए लगा करती थी, ठीक है ना। ऑब्वियसली गर्मी में इंदौर में रहेंगे और ठंड में कहाँ रहेंगे, ग्वालियर में लगाएंगे अपन, ठीक है ना। 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। इतना सब नहीं याद ना किसको, ये ना अपने को बस लीलाधर जोशी याद रखना है। कहाँ लीलाधर जोशी, ये नीचे। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान कौन बनाए गए थे, लीलाधर जोशी बनाए गए थे, है ना। तो उसके पंडित रविशंकर शुक्ल थे पार्ट ए के, पार्ट बी के कौन थे, लीलाधर जोशी जी थे, ठीक है। कौन कौन सी रियासतें थी नहीं याद रखना भैया ना, रियासतें कोई नहीं पूछ जाएगी कि क्या क्या होता है। अब आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी का नाम क्या था भैया, अपने से बहुत इजी पूछेगा, यही पूछेगा कि मध्य प्रदेश के सीपीएन बरार था, मध्य प्रदेश के कौन से या इंडिया के कौन से पार्ट में था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसा पूछेगा अपने से, बहुत इजी है ना, तो याद रख लेना। फिर पार्ट सी, जिसको अपन विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। वीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए ना। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों 1948 में बने। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री फलाने ढिमके ने किया। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में जाना लगा गया, जिनके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह, इन्हीं ने आम अनुसंधान केंद्र के लिए जमीन दी थी अपनी, ठीक है ना। महाराजा मार्तंड सिंह जो थे रीवा के राजकुमार, रीवा के राजा थे, इन्होंने मतलब इन्हीं का कंट्रोल था पहले पार्ट सी और विंध्य प्रदेश पे, ठीक है। फिर बघेलखंड के कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, बुंदेलखंड के कामाता प्रशासक ने, इन मंत्रिमंडल और सरकार ने इस्तीफा दे दिया। शंभुनाथ शुक्ल, हाँ ये रहा। चुनाव 1952 के चुनाव के बाद प्रथम विंध्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, शंभुनाथ शुक्ल बने थे। तो 3 नाम अपने को याद रखने, पंडित रविशंकर शुक्ल, वो कहाँ के बने थे, पार्ट ए के थे। पार्ट बी के लीलाधर जोशी थे, और पार्ट सी के कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल थे, विंध्य प्रदेश के। हाँ, विंध्य प्रदेश के या पार्ट सी स्टेट के, ठीक है ना। इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन थे नहीं याद रखना है, किसको क्या। इस राज्य की 2 राजधानियां, एक रीवा थी और एक नौगांव थी, बनाई गई थी। बाद में केवल रीवा को मुख्य राजधानी के रूप में चुना गया। अपने को तो बस इतना याद रखना, पार्ट ए की राजधानी नागपुर, पार्ट बी की 2 ग्वालियर इंदौर, पार्ट सी की 1 रीवा, इतना बस याद रखना है। कौन कौन सी रियासत थी नहीं याद रखना। अब पार्ट सी का एक और था भोपाल, जो स्वतंत्र राज्य, बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़े थे अपने को भोपाल के लिए। मैंने इतनी लंबी स्टोरी बताई थी जब पिछली बार पढ़ा था, तो आधा 1 घंटा इसी को पढ़ा था अपन ने। हमीदुल्ला था एक साला। भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के भारत संघ में विलय के विपक्ष में नहीं थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। प्रजामंडल के आंदोलन के दबाव में 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने से पूछेगा कि भोपाल भारत में कब मिला है, तो पहला ऑप्शन देगा 15 अगस्त 1947, वो नहीं लगाना भैया ना। 1 जून 1949 को भोपाल भारत में मिला है। जब तक भोपाल कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा था। श्री एनबी बनर्जी के यहाँ मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया। ये सब नहीं याद रखना ना, एक वो नाम आएगा, ये शंकर दयाल शर्मा, जो अपने पंडित खुशीलाल शर्मा के बेटे जो थे। तो 1952 के आप चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। तो 4 नाम अपने को याद करना है, पंडित रविशंकर शुक्ल, लीलाधर जोशी, शंभुनाथ शुक्ल और शंकर दयाल शर्मा।
तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला एवं भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खान और उपाध्यक्ष फलानी ये सब नहीं थे, ठीक है ना। बस दो तीन पॉइंट याद करने अपने को पार्ट सी भोपाल वाले में, कि इसको कब भारत में मिलाया गया, कौन इसका नवाब हमीदुल्ला ने दिक्कत करी थी, और 1 जून 1947 को मिलाया गया। और इसके जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उसके बाद इसके सीएम कौन बने थे, शंकर दयाल शर्मा बने थे, ठीक है ना। तत्कालीन भोपाल राज्य में 14 रियासतें या 14 तहसील शामिल थी। अब आते हैं क्या, मध्य प्रदेश राज्य विलय की पहले विधानसभा सीटों की संख्या नहीं याद रखना है ना, इतने चुनाव और ये सब नहीं पूछा जाएगा ना, अभी अपना तत्कालीन वाला पूछा जाएगा। तत्कालीन मध्य प्रदेश प्रशासन 8 जिले बन थे, मध्य भारत में 16 जिले, भोपाल में 2 जिले थे, भोपाल और रायसेन, और सीपी बरार में 22 जिलों में विभक्त किया गया था। अभी अपन देखेंगे कितने टोटल मध्य प्रदेश के बनेंगे उसमें। अब आते 1947 के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कितनी कितनी रियासतें मिलकर क्या 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 बनी और क्या करवाया, ऐसे देखा जाएगा। तो देखो, पार्ट ए जिसको अपन सीपी बरार कहा जाता है, जिसकी राजधानी नागपुर थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसके मुख्यमंत्री कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। ये बोलते हैं कि हमारे पास 15 रियासतें थी, है ना, ऐसे करके अपन 78 रियासतें टोटल देखेंगे, है ना। 15 रियासतें कहाँ पे थी, पार्ट ए में थी। सबसे ज्यादा रियासतें पार्ट सी में थे ना, पार्ट बी में कितनी थी, 25। तो 15, 25, 38, 1 ऐसे करके अपन ने याद किया था ना, 15, 25, 38, 1 ऐसे करके टोटल अपनी 79 होगी शायद, 79 रियासतें होगी। तो क्या बोलते हैं, पार्ट ए में 15, पार्ट बी में 25, पार्ट सी में 38, और भोपाल जो एकमात्र रियासत थी, ऐसे करके टोटल 79 रियासतों से मिलकर मध्य प्रदेश अपन को बन गया था, ठीक है। पार्ट बी की राजधानी कौन कौन सी थी, ग्वालियर और इंदौर दो थी। पार्ट सी की रीवा, नौगांव थी, लेकिन कुछ समय के बाद हटा के केवल रीवा कर दी गई थी, और भोपाल की राजधानी तो भोपाल ही थी, ऐसे करके इतनी इतनी 79 रियासतों से मिलकर पूरा मध्य प्रदेश बना दिया गया था। अब आते हैं 1956 की स्थिति, ठीक है ना। 1956 में बड़ा वो हुआ भैया कि वो, इससे पहले मैंने तुमको बहुत सारी चीजें वो पढ़ाई थी, अगर किसी को याद हो तो। पहले जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों लेके आए थे कि भाषा के आधार पर क्या नहीं बनना चाहिए, भाषा के आधार पर वो नहीं बनना चाहिए। एस के धर करके आयोग आया था, फिर जेवीपी आयोग मैंने बताया था, फिर वो कमेटी आई थी, फजल अली आयोग कमेटी आई थी 1953 में। तो उसने रिपोर्ट दी थी अपनी 1955 में कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो। फिर 1956 में जो भारत का राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश के या पूरे भारत के 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी, ठीक है ना। तो उसके कारण जो मध्य प्रदेश में पार्ट ए था, उसमें जो 8 मराठी भाषा वाले क्षेत्र थे, उसको महाराष्ट्र को दे दिया गया था, अपन ने ऐसा पढ़ा था वहां पे, ठीक है ना। फिर जो पार्ट बी, मतलब पार्ट ए के तो 8 बड़े बड़े जिले अपन ने दे दिए थे महाराष्ट्र को। पार्ट बी में जो भानपुरा थी, उसको राजस्थान से दे दिया गया था, और क्योंकि सिरोंज तहसील अपन ने लिया था वापस। और पार्ट सी जो था जो के त्यों रह गया था, ऐसा अपन ने वहां पे पढ़ा था, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अपन इसमें क्या लिखा हो भैया। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई, हालांकि 1955 में सिफारिशें लागू हो गई थी, और 1 नवंबर 1956 को तो पूरा भारत जो होता है वो कर दिया गया था, राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश, 3 क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। मध्य प्रदेश जब बना था, अपने से पूछेंगे कि जब एमपी बना था तो कितने संभाग और कितने जिले थे, तो 7 संभाग थे। अभी सातों के साथ अपन याद करेंगे। देखो 4 तो ऐसे याद रख लो अपनी मेजर सिटी, मेजर सिटी कौन कौन सी है 4 भैया, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है ना। एक सागर बस ऐड कर देना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ऐसे करके 5 संभाग ये, और 2 कहां से ले लेंगे, छत्तीसगढ़ से ले लेंगे, दुर्ग, और राजधानी कौन सी है छत्तीसगढ़ की, रायपुर, 2 उधर से ले लेंगे, ठीक है। ऐसे करके 7 संभाग थे और 43 जिले थे। जिले तो मैंने तुम्हें डिटेल में बताया, तभी आगे अपन देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। फिर फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाना। देखो जवाहरलाल नेहरू और पंडित, वो क्या नाम थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल विजनरी थे। उनको पता है कि अगर भोपाल में दिल्ली से आदमी नहीं बैठा, जहां पे राजधानी बनती है वहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय के लिए
सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा किया जाता है ना, राज्यपाल को बिठाया जाता है, ये किया जाता है, ये किया जाता है। तो आगे चल के पाकिस्तान में जाने की चेष्टा फिर से भोपाल ना करे, इसलिए वहां पे जाके पूरा सेंट्रल का पावर वहां पे फैला दिया गया था। इसलिए ये लोग बोलते थे कि भोपाल को राजधानी बनाओ, अगर जबलपुर गए थे भोपाल साला गढ़ बन के रह जाएगा उधर जाके, ठीक है। पार्ट ए में परिवर्तन क्या किया, तो 8 जिले दे दिए गए, अकोला, अमरावती, भंडारा, नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ कितने जिले दे गए, 8 जिले अपने उन्होंने दे दिए महाराष्ट्र को पार्ट ए में से। पार्ट बी में क्या किया, राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया। तो मैंने बोला था इनको क्या, मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान में, सुनेल टप्पा में भी एक गांव था भानपुरा ना, तो भानपुर, फिर चली गई क्या आवाज, तो क्या बोलते हैं, आ रही है। मंदसौर के या मंदसौर जिले के भानपुरा का जो एक सुनेल टप्पा वाला एरिया था, इसको अपन ने क्या राजस्थान को दे दिया, और कहाँ ले लिया, सिरोंज को अपने पास ले लिया है, ठीक है ना। अब अपन आगे देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी को बिना परिवर्तन, ऐसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय कौन सा पार्ट यथावत शामिल कर लिया गया, तो पार्ट सी शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश की स्थिति अलग अलग हो गई है भैया, तो 1947 में ये 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। फिर 1956 में 43 जिले थे, और अभी कितने पास है अपने, 55 जिले अपने पास, ठीक है ना। पूरा अपन इसका विकास देखेंगे, तो देखते हैं। फिर 17 सितंबर 2025 में कुछ समाचार पन्नों से लिखा है कि धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया, सॉरी, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। जनजाति समाज को शासकीय योजनाओं से सीधे जोड़ने के लिए आदि पर उसे, इतना कुछ नहीं आता भैया ना। सुमन से की चेट बोर्ड का प्रारंभ किया गया, छोड़। अब आते हैं अपन किसमें, मध्य प्रदेश में जिलों के गठन पे आते हैं। तो ये अभी आगे देखेंगे मैप कैसे कैसे क्या होता है। फिर मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले शामिल थे मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, 43 जिले थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय 1 नवंबर को मध्य प्रदेश में 45 जिले शामिल किए गए। हाँ ये रहे ना टेबल, देखो मध्य प्रदेश में अच्छे प्रकार से 43 जिले चल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश का विकास या क्या बोलते हैं इसको, मैनेज, जनसंख्या बढ़ रही थी लगातार और मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो 2 अक्टूबर 1972 को अपन ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया भैया, कि 2 जिले एक साथ बने थे यार, ये अलग अलग क्यों लिखा है, ठीक है, अलग इतनी डेट, इतनी 4 महीनों का फर्क हो गया था, लेकिन ये दोनों एक साथ ही बने थे, मुझे जहां तक ये शायद वहां पढ़ा था ना। तो भोपाल और राजनंदगांव 1972 याद रखो, 1972 में 2 जिले बनाए गए, एक भोपाल और राजनंदगांव, ठीक है ना। तो 1972 में कितने जिले हो गए अपने पास, 43 + 2 मतलब 45 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद मैंने तुम्हें बड़ी सी स्टोरी बताई थी भैया, कौन सी समिति आई थी, याद है किसी को, एक बी आर दुबे समिति आई थी, है ना, बी आर दुबे समिति आई थी। उसने बोला कि यार जिलों को अगर अच्छी तरीके से संचालन करना है, तो बी आर दुबे समिति आई थी। उसके सिफारिश पे 1998 में जब कौन मुख्यमंत्री आए थे, अरे वो अपना दिग्विजय सिंह है ना, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उसके समय में 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया था भैया, 10 नए जिले बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे, 10 में से 4 जिले थे वो मध्य प्रदेश के थे। कौन कौन से, बड़वानी, श्योपुर, ढिंडोरी, कटनी, ये मध्य प्रदेश में शामिल हुए। इन जिलों का गठन बी आर दुबे समिति की सिफारिश, बी आर दुबे समिति याद रखना भैया, 10-15 साल पहले यही 1983 में बी आर दुबे 1983 में बी आर दुबे समिति बन गई थी। ये इन्होंने बोला कि जिलों का संचालन कैसे करना है, क्या करना है। 15 साल बाद जाके कहीं इनकी सिफारिश स्वीकार की गई थी और 10 नए जिले बने थे, ठीक है। सिर्फ संख्या याद रखना है, 1998 में कितने जिले बने, 10, ठीक है। फिर उस समय मैंने ट्रिक भी बनाई थी ना, बड़ा कुछ तो इसकी ट्रिक लिखवाई थी मैंने, बड़ा शो, चलो छोड़ो कुछ हो गया। बड़ी शकंडी। फिर हाँ ऐसा कुछ लिखवाया था, बड़ी सकंडी, हाँ। क्या बने थे 4 जिले, बड़ी चकंडी करके बने, तो बड़वानी, BSD के भी कर सकता है, BSD के। साले बीएसडी के नहीं, बड़ी सकंडी लिखा था मैंने, उस वाले में था, है हाँ, ना। वो भी कर सकता है। बड़वानी, सकंडी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, बड़ी सकंडी करके 4 जिले बने थे मध्य प्रदेश में। फिर 1998 जून में, मई के बाद जस्ट जून में 1 महीने बाद फिर से लालच लगा, तो एक समिति दूसरी बनी थी, सिंहदेव समिति, इन्होंने 6 जिले गठन किए, ठीक है ना। इसमें 3 जिले मध्य प्रदेश में थे, हर उम्र में नीचे से करके अपन ने याद करवाया था, ठीक है ना। हिमांशु क्या है, हर उम्र में नीचे, तो हरदा, उमरिया और नीमच, 3 जिले 1990। तो कितने हो गए टोटल अपने पास, 45 हो गए थे, 45 और 10 55, 55 और 6 कितने हो गए, 61 जिले हो गए। तो अपने से ऐसा पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व कितने जिले अपने पास हो गए थे, तो 61 जिले हो गए थे। मतलब अपने से पूछा जाए कि 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश के कितने जिले थे, तो 61 जिले हो गए थे। अब इस 61 में क्या किया अपन ने,
डिवाइड हो गया भैया, क्या अलग हो गया अपना, क्या बोलते हैं वो, उसकी माँ क्या, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो छत्तीसगढ़ अपने से 16 जिले ले गया, 16 जिले छत्तीसगढ़ ले गया, तो कितने बच जाएंगे अपने पास, 45 फिर से बच गए। कितने बच गए, यहाँ पे अपने पास 45 जिले हो गए 2000 में। 1 नवंबर अपने से पूछा जाएगा कि 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे, 45 जिले बचे। फिर 2003 में मैंने याद करवाया था, 2003 में फिर कीड़ा काटा किसी ने किसी को 15 अगस्त 2003 में। तो क्या मैंने बताया था ना, अशोक और अनूप क्या है, दोनों ब्रो हैं। अशोक और अनूप दो क्या है, ब्रो हैं, ऐसे करके मैंने याद करवाया था। अशोक अनूप दोनों क्या है, ब्रो हैं। 2003 में तीनों डिवाइड हो गए, मतलब 3 जिले बने। कौन कौन सा, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। जरा हिमांशु बताना किस किस के कौन 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 सा अलग हुआ, अनूपपुर किससे अलग होकर बना था। अनूपपुर जो है शहडोल से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से, गुना से, और बुरहानपुर और बुरहानपुर खंडवा से। धार से, कि खंडवा से, खंडवा से है ना। ये 3 नए जिले कब बन खंडवा गए, से। 2003 में बन गए। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा किससे अलग होकर कौन सा बना, बस 2003 में कौन कौन से बने या कौन सा नया जिला ये बना। मैंने बताया था इसमें नंबर याद रखना है अपने को, नहीं यार 48, हाँ इसके बाद नंबर याद रखना। ये कितने हो गए अपने पास, 43 + 3, ये कितने हो गए, 48 जिले हो गए। यहां से अपने से पूछेगा कि कौन सा 49वें नंबर का है, कौन सा 50वें नंबर का है, कौन सा 51वें नंबर का है, कौन सा 52, ये सब पूछेगा ना कि मध्य प्रदेश का 49 नंबर का जिला कौन सा। ये लिखा है इधर, क्यों लिख रहा हूँ। चलो, तो मैंने बताया था 2008 में दो चीजें, भग्गू और अंकिता, दोनों के जिलों में अपन ने कोई ना कोई दिक्कत करवाई थी। 2008 में दो अपने दोस्त थे, अंकिता और भग्गू। तो भग्गू का क्या हुआ था, झाबुआ से अलग होके बना था किसका, अलीराजपुर भग्गू का जिला, 49 नंबर का। और सीधी से अलग होके कौन सा बना था, सिंगरौली बना था। ठीक है ना, तो सीधी में अंकिता रहती तो उसने सिंगरौली, एक का बना है एक ने बनवाया है, ठीक है ना, ऐसे करके अपन ने याद किया था। तो 49वें नंबर का कौन सा बन गया, अलीराजपुर भग्गू का पहले बना है, और फिर सिंगरौली बन गया 50वें नंबर का जिला अपना। ठीक है। फिर जब मैं 10वीं में था, 16 अगस्त 2013 में जब 10वीं क्लास में था, तब आगर मालवा जिला अपना बना था। उज्जैन का कुछ पार्ट और शाजापुर का कुछ पार्ट बना के 51वां जिला कौन सा बन गया था अपना, आगर मालवा बन गया था। ठीक है ना, 49 नंबर का अलीराजपुर, 50 नंबर का सिंगरौली, 51 नंबर का आगर मालवा। फिर आते हैं अपन किसमें, 2018 में। तो 2018 में निवाड़ी बनाया अपना 52वें नंबर का। ठीक है ना, 2018 में टीकमगढ़ से अलग होके कौन सा जिला बन गया, निवाड़ी। अभी अगर देखा जाए, जैसे अभी जनगणना होने वाली है ना 1 साल बाद, तो सॉरी, निवाड़ी जो होता है सबसे छोटा जिला बनेगा अपना। ठीक है ना, सबसे छोटा जिला बनेगा ये। फिर मऊगंज आ जाता है। फिर ये देखो, ये कौन सा हो गया अपना, 52 हो गया। अब ये एक ही दिन बने, अरे यार 13 अगस्त लिखा है। ठीक है, ये जो है ना एक साथ बने हैं, लेकिन इनमें नंबर लिखा है ना। तो मैंने ऐसे करके कुछ तो बनाया था ना, वहां पे मैं सब भूल जाता हूँ यार। हाँ, इसे मॉम करके याद रखा था, माऊगंज इसको ऐसा लिखते हैं, और मेहर को मैयर लिखते हैं ना अपन। मॉम बड़ी की मात्रा ये इसमें आएगी, माऊगंज, मैयर। मैयर वाला लास्ट बना है, इतना बस याद रखना। तो मऊगंज कौन से नंबर का है अपने को, 53 नंबर का। पांडुधरना 54 नंबर का, और 55 नंबर का कौन सा है, मैयर है। ठीक है ना, ये एक साथ बने हैं सारे के सारे तीनों जिले, है ना। कब, 2023 में। साल बस याद रखना अपने को, तारीख भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मऊगंज किससे, रीवा से अलग होकर बना है। पांडुधरना किससे, छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। मैयर किससे, रीवा से, सॉरी सतना से अलग होकर बना है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन, कब कब कौन कौन से जिले। तो मध्य प्रदेश में, यहाँ लिखते हैं सब इकट्ठा, बोलते जाना तो रिवीजन होता जाएगा, मैं लिखती जाऊंगा, जगह नहीं है क्या। चलो यहाँ इसी में देख ले, देखो 1972 में 2 नए जिले बने, एक भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है ना। फिर 1998 में कितने, 10 नए जिले बने अपने को ना, कमेटी बना दी थी अपन ने, B R दुबे समिति। कौन कौन से बने भैया अपने, बड़ा संकट तो बड़वानी बना अपना, शकट, श्योपुर, कटनी और ढिंडोरी। ठीक है ना, 10 जिले यहाँ पे अपन ने बनवा दिए। और फिर जून 99 में 6 जिले फिर नए बने भाई, जिसमें 3 मध्य प्रदेश में थे। कौन कौन से, हर उमर में नीच, मतलब हरदा, उमरिया और क्या बोलते हैं, नीमच। टोटल कितने हो गए, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले 61 जिले हो गए। जब छत्तीसगढ़ अलग डिवाइड हो गया तो 16 जिले चले गए, कितने बच गए, 45 बच गए। फिर 2003 में अपन ने कौन से, दो ब्रो, अशोक और अनूप दोनों ब्रो की हो गई, तो कितने हो गए, 45 + 3 48 हो गए अपने पास। ठीक है ना। फिर अपने से नंबर भी याद रखना है, तो 49वें नंबर का 2000, ये 2003 में बने थे ना, हाँ 2008 में भग्गू वाला बना 49 नंबर का अलीराजपुर, और अंकिता वाला बना 50 नंबर का। फिर 2013 में जब 10वीं में था मैं, तब अपना कौन सा बना, आगर मालवा बना। फिर 2018 में
टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना, और वर्तमान में 55 में 3 जिले बने हैं ना, मौम करके रखना और बीच में पांडुधरना घुसा देना ना, मापा पमाम करके। तो माऊगंज, पांडुधरना और आखिरी में मैयर। ठीक है ना, मैयर किससे अलग हुआ है? सतना से। माऊगंज किससे अलग हुआ है? रीवा से। पांडुधरना किससे अलग हुआ है? छिंदवाड़ा से। ठीक है, ऐसे करके मध्य प्रदेश की जिले अपन ने देख लिए क्या क्या है। फिर 1956 के बाद गठित नए जिले कब कब हुए, किस किस से अलग हुए, ये सब देख लिया अपन ने, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। भोपाल जिले के गठन की अधिसूचना 1900, ठीक। मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, नहीं याद रखना भैया इसकी, कब किसका हुआ, ये हुआ। चलो, बस इतना याद रखना। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे भैया। मैंने स्टोरी भी बताई थी भैया, कैसे मध्य प्रदेश का विकास नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी एरिया बहुत ज्यादा था, नक्सलाइट से परेशान थे, पिछड़े हुए गरीब राज्य में आ रहा था मध्य प्रदेश। ठीक है ना, जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ अपनी इकोनॉमी भागने लगती। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा भैया, विभाजन हो गया इसके बाद क्यों पूछेगा? पहले 7 राज्यों से लगती है, नहीं याद रखना है, बिहार, आंध्रा, उड़ीसा, इन सबसे लगती थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले, 12 संभाग शामिल थे। अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, उत्तर से दक्षिण कुछ नहीं पूछा। अविभाजित मध्य प्रदेश, इतने पेपर तुम पुराने उठाओ कभी नहीं पूछा जाएगा। अब आते मध्य प्रदेश के संभाग। तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश के, जब मध्य प्रदेश बना था 1956 में, तो 7 संभाग थे। कौन कौन से थे भैया? 4 अपने महानगर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और इसके अतिरिक्त एक कौन सा था? मैंने सागर बता दिया उस समय गलती से, रीवा था, है ना। तो ये कितने थे? 5 उस समय संभाग मध्य प्रदेश के थे, और इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड उधर के थे। कौन कौन से? दुर्ग और रायपुर। तो ऐसे करके 7 संभाग थे। लगातार लगातार ये बने थे। फिर कब? 1975 में पहली बार। 1975 में किसको अपन ने बनवाया? सागर को बनवाया। ठीक है, फिर 1977 में किसको बनवाया? उज्जैन को बनवाया। 1980 में किसको बनवाया? चंबल को बनवाया। 1980 में कौन सा बना? नर्मदापुरम बना। और 2008 में सबसे ताजा ताजा कौन सा बना है? शहडोल बना है। तो देखो 3 चॉइस ऑफ क्वेश्चन होते हैं अपने से इसमें। देखो, संभाग के नाम पूछा जाता है कि संभाग में कौन कौन से जिले हैं, वो तो ठीक है अपन ने याद किए थे, इतना अंदर का बता भी देंगे कौन सा किसमें। अपने से पूछा जाता है किस संभाग का मुख्यालय कहाँ पे। सबके मुख्यालय, जैसे रीवा का रीवा में, भोपाल का भोपाल, ग्वालियर। देखो चंबल का पूछा जाएगा अपने से कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में देगा भिंड, मुरैना, शिवपुरी या ग्वालियर। तो कहाँ पे? चंबल का मुरैना में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना, चंबल जो होता है उसके नाम में नहीं आ रहा, तो चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पे? मुरैना में। नर्मदापुरम का कहाँ पे? वैसे तो अपना नाम ही बदल दिया, नर्मदापुरम हो गया। पहले नर्मदापुरम संभाग था और जिला उसका होशंगाबाद था, लेकिन अपन ने होशंगाबाद का नाम बदल दिया 2019 में, नर्मदापुरम कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। शहडोल सबसे ताजा ताजा संभाग है। सबसे नया संभाग कौन बनाया? तो 2008 में बनाया शहडोल। ठीक है ना। अब जिले याद करते हैं इनके अपन ने, मैंने वहां भी याद करवाए थे, अलग अलग होते हैं, बहुत वो होते हैं। कुछ कुछ इंपोर्टेंट याद कर लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, बाकी अपन को मैक्सिमम चीजें याद ही होती हैं। रीवा, रीवा के आसपास के एरिया, बहुत जमीन आसमान वाला क्वेश्चन लेगा ना कि निम्नलिखित में कौन सा किस संभाग, हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आता, आए भी तो अपने से बन जाएगा बहुत इजी। देखो रीवा के आसपास वाला, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, मऊगंज, मेहर, सबको पता है भैया ना, ऐसे याद कर लेना। रीवा और रीवा से अलग हुआ मऊगंज, सतना और सतना से अलग हुआ मैयर, 4 तो ऐसे हो गए, और प्लस सीधी सिंगरौली। ऐसा करके मैंने याद करवाया था। क्या? रीवा संभाग में रीवा और सतना। रीवा से अलग हुआ क्या? मऊगंज। सतना से अलग हुआ मैयर, ये दोनों भी इन्हीं में आ जाएंगे, और प्लस सीधी सिंगरौली। ऐसे करके 6 जिले आ जाते हैं रीवा में। भोपाल तो बहुत इजी भैया, भोपाल के आसपास के 5 जिले, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। चार पांचों के पांचों जिलों से क्या निकलती है? कर्क रेखा। भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके हर जिले से क्या निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। ठीक है ना। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, चारों अपने को याद होते हैं। ग्वालियर में कौन कौन होते हैं भैया? ग्वालियर के आसपास के एरिया होता है, ग्वालियर हो गया, ऊपर से थोड़ा सा शिवपुरी ले लेंगे, नीचे गुना, अशोकनगर, दतिया आ जाएंगे। ठीक है ना। इंदौर संभाग में कौन से होते हैं? तो ये सारा आदिवासी वाला एरिया इधर से, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो नीचे वाला एरिया, सिर्फ एक इंदौर इसमें विकसित है, बाकी सारे के सारे नीचे वाली चीजें किस में आ जाएगी? इंदौर संभाग में आ जाएगी। ठीक है। जबलपुर वाले में बड़ी सी ट्रिक मैंने लिखवाई थी, जब ऐसे फलाना ढिमका ऐसे करके ये होता है, तो जबलपुर संभाग में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, ढिंडोरी, ये सब आता है। ठीक है ना। नीचे वाले जो 3 इंपोर्टेंट है ना, जो छोटे छोटे हैं, वहां से प्रश्न बनने के चांसेस है, तो उसको अपन रट लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना। सागर के आसपास के एरिया अपने को पता है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये सब होते हैं। उज्जैन के आसपास उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, ये सब आते हैं। अब ये याद करेंगे। देखो चंबल में कौन से होते हैं? तो चंबल में सिर्फ देखो 3 वाले इंपोर्टेंट है ना, जो आखिरी में सबसे छोटे छोटे संभाग होते हैं। सबसे छोटा पूछा जाए तो सबको पता है शहडोल सबसे छोटा संभाग है अपना। और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा संभाग कौन सा होता है? जबलपुर होता है। क्या बोलते हैं,
चंबल में 3 जिले होते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं होता? शिवपुरी ऑप्शन देगा। पेपर आउट कर देता हूँ ना, ऐसे पेपर क्वेश्चन अगर देना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा चंबल संभाग में नहीं आता है? श्योपुर आता है, भिंड आता है, मुरैना। सिर्फ 3 जिले आते हैं ना, शिवपुरी नहीं आता। याद रखना, भले शिवपुरी लगा हुआ है लेकिन जो ऊपर वाले 3 जो चंबल संभाग में होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अपना श्योपुर, भिंड और मुरैना। ये तीनों किसमें? चंबल संभाग में बस आते हैं। मुख्यालय कहाँ पे चंबल संभाग का? तो मुरैना में। नर्मदापुरम में ओनली 3 जिले आते हैं ना, शहडोल सॉरी, जो अपना होशंगाबाद संभाग होता है, नर्मदापुरम संभाग होता है। एक तो अपना होशंगाबाद, जिसको अपन नर्मदापुरम बोलते हैं, बैतूल और हरदा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना, तीनों अपने को याद रखना है, रट लेना है ऐसे करके। इसका कुछ बहन करके ट्रिक बनाया था ना, नर्मदा में बहन नहाती, न, बेन, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम। ठीक है, ऐसे करके बना लेना, कुछ तो याद हो जाएगा। ठीक है, नर्मदापुरम वाले बहन करके, बेहन, बेन बोलते हैं ना उधर करके, बेन करके। शहडोल में तो अनूप की उम्र का ढोल बजाते हैं, ऐसे करके अपन ने याद किया था। तो अनूप की उम्र का क्या बजाते हैं? ढोल बजाते। अनूप सर था ना अपना, तिवारी सर की बेच का, कितना बुढ़ा था साला वो, अभी वो हो गया है। अनूप की उम्र का क्या बजाते हैं? ढोल बजाते हैं। 2008 में सबसे ताजा संभाग शहडोल बना है। ठीक है ना, ऊपर वाले में कंफ्यूज नहीं होना, इतने इतने सारे हैं, तुम लोग पागल हो जाओगे कैसे कैसे क्या क्या याद करना है। ठीक है ना, हालांकि उस समय अपन ने इनकी ट्रिक बनाई थी अच्छे अच्छे से, लेकिन पेपर सोल्व करते तो नहीं आता कि निम्नलिखित में से कौन सा किस संभाग में आता है। ठीक है, जो नीचे वाले 3 है अपने को वही याद रखना। संभावित या प्रस्तावित संभाग कौन कौन से? निमाड़ बनने वाला है, रतलाम, छिंदवाड़ा, ये सब बनने वाले हैं, लेकिन बनेंगे जब देखा जाएगा, अभी क्या। संभाग के गठन की जानकारी, तो 1956 में कितने? 7 संभाग थे भैया। मैंने बताया 4 महानगर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। इसमें रीवा ऐड कर दो। अच्छा, मैं दुर्ग बोल रहा था क्या? बिलासपुर और रायपुर ये थी। हालांकि छत्तीसगढ़ वाले तो अपने काम के नहीं, बिलासपुर रायपुर 2 थे। फिर 1945 में सागर बना सबसे पहले, 1977 में उज्जैन बना, और 1980 में 2 चंबल और नर्मदापुरम ये बने। ठीक है, हालांकि इसमें बस्तर भी बना था लेकिन अपने इसमें नहीं था। 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और बक्सर। मध्य प्रदेश में 9 ही बन 9 संभाग बन चुके। फिर एक 2008 में अपन ने शहडोल संभाग का गठन करवा दिया, तो अभी संभाग कितने हो गए अपने पास? 10 संभाग हो गए। 2008 में ही होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक है ना, पता है अपने को सारी चीजें। फिर अपने से पूछेगा सर्वाधिक सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो शहडोल है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो इंदौर है। और जनसंख्या की देखो, छोटा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में शहडोल ही छोटा है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो चंबल। ओब्वियसली भैया, सबसे यहाँ भिंड है। जहां भिंड है वहां पे औरतों के लिए काल है बेचारा। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भाई 80% साक्षरता है भाई जबलपुर। ठीक है, ये अपन ने मध्य प्रदेश की काय है उसमें भी पढ़ा था, सेंसस जब पढ़ा था। चलो अब अपन देखते हैं क्या 1961 से वर्तमान, ये सब नहीं देखना भाई, अपन ने देख लिया क्या क्या है, किसी आज स्थिति है। कंफ्यूजिंग पॉइंट कुछ लिखा है तो मध्य प्रदेश में संभागों के गठन की जनगणना का संभागों की संख्या 7 थी 1956 में। ठीक है, परंपरागत पुस्तक 8 मान, ये सब इतना कंफ्यूजिंग अपने काम का नहीं है भैया। चलो आ जाओ, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल पीना पड़ेगा उसके बाद चालू करें। चल बता हिमांशु, मध्य प्रदेश की सबसे मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? डॉक्टर हिमांशु साहू, मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? ऑप्शन दे यार, 4 ऑप्शन दे यार सेकंड। सद्भावना शिखर, सिगार चोटी, पंचमढ़ी, क्या था? गुडविल हिल। सिगार होगी, सिगार सिगार। सही बता रहा है ये हाँ, पंटर्स। बता दो यार कोई और, सब सो गए क्या ये लोग? सिगार सिगार। सिगार से बोलो, ठीक है। चलो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखते हैं। तो मैंने सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश, फिर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, जो 7 पार्ट में मध्य प्रदेश को भौगोलिक डिवीजन अपन करते हैं, है ना। तो ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश में नहीं आता है? तो सॉरी, इस मैप में देखो, ये जो 2 पार्ट होते हैं नीचे नीचे वाले, ठीक है ना, पूर्वी पठार जिसको
बघेलखंड का पठार बोलते हैं, और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये दो मध्य उच्च प्रदेश में नहीं आती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इजी, इतना इजी क्वेश्चन ही पूछेगा अपने से कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा वाला पार्ट जो होता है मध्य उच्च प्रदेश में नहीं होता। तो नीचे वाले ऐसे लाइन रहता है, मध्य प्रदेश के मैप की जो नीचे की दोनों चीजें होती है ना, इधर पूर्वी पूर्वी पठार जिसको बघेलखंड का पठार अपन बोलते हैं, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये दोनों जो होती है क्या होती है, मध्य प्रदेश का क्या होते हैं, मध्य उच्च प्रदेश का पार्ट नहीं होते। तो मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश का पार्ट कौन कौन सा होता है, मध्य भारत का पठार, अपन ने डिवीजन देखा था, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और नर्मदा घाटी का पठार। ठीक है ना, इसमें अनसीक्वेंस लिखा हुआ पुस्तक में, मैंने तुम लोग को सीक्वेंस से बताया था कि मालवा का पठार सबसे बड़ा होता है, 28.62% का एरिया होता है। जिसके बाद नर्मदा सोन घाटी होती है जो लगभग 26% एरिया कवर करती है। उसके बाद सतपुड़ा मेकल श्रेणी होती है जो लगभग 11% भाग कवर करती है। उसके बाद मध्य भारत का पठार होता है जो 10.7% भाग एरिया कवर करता है। उसके बाद रीवा पन्ना का पठार होता है जो 10.37% एरिया कवर करता है। उसके बाद बघेलखंड का पठार होता है तो 7.7 एरिया कवर करता है। और एंड में अपन ने देखा था जो पूर्वी पठार होता है जो 7% का एरिया केवल कवर करता है। ठीक है, अब इसमें उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो अपन ऊपर नीचे पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य भारत का पठार। ठीक है ना, कितना एरिया होता है मध्य भारत के पठार का, तो मध्य भारत का पठार जो होता है, या तो लाइन से ही पढ़ते हैं, छोड़ो मालवा पढ़ रहे हैं सबसे पहले। मालवा का पठार सबसे बड़ा एरिया होता है, मालवा का पठार कितना, लगभग 28% एरिया जो है मध्य प्रदेश का मालवा का पठार कवर करता है। ठीक है ना, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग में स्थित है, सबको पता है भैया। ठीक है ना, ये एक देशांतर पूर्वांतर इसके याद नहीं करना आपने को, मध्य प्रदेश के बस याद करना। बोलना जरा हिमांशु, इतना किधर था, 2160, 2610, जितना भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इधर 74.9 और इधर 84.9, जितना भी हो। ठीक है, मध्य प्रदेश का बस याद करना, देशांतर ये सब इन सब की याद नहीं करना। क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग का होता है, ये होता है। किससे बनता है ये, तो दक्कन ट्रेप के अलावा और बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से ये मिलता है भैया। संबंधित जिले कौन कौन से मालवा में, सबको पता है, उज्जैन, इंदौर, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, ये सब जिले होते हैं। समशीतोष्ण जलवायु, वेरी वेरी गुड। चीनी यात्री फैंसांग जो था उसने बोला था कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी या सम जलवायु कहीं पे होती है, तो कहाँ होती है, मालवा की होती है। समशीतोष्ण, ना ज्यादा ठंडे ना ज्यादा, देखो यहाँ पे अभी बनारस में अगर तुम आ जाओगे ना तो भट्टी जल जाएगी भैया। 44 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे 44 डिग्री टेम्परेचर, इतनी हीट वेव चल रही है भैया, तबियत खराब हो रही है ना। अपने इधर उतनी गर्मी नहीं है। ठीक है, वर्षा कितनी होती है, तो मैंने बोला था इसमें औसत से थोड़ी सी कम वर्षा होती है मालवा में, मतलब औसत औसत नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसा जब मध्य प्रदेश की वर्षा अपन ने देखा था ना, तो ऐसा देखा था कि औसत से हल्की सी कम होती है ना, 75 से 100 या 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। वन कैसे पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। मिट्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना, इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। फसल, सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, ये सब पाई जाती है। नदियां कौन कौन सी बहती है यहाँ पे, चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही, सबको पता है भैया ना, वरना मध्य प्रदेश डिटेल में पढ़ा था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, इसको गेहूं की डलिया, बास्केट ऑफ वीट भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के एकदम मध्य से गुजरती है। मालवा की ढाल अपवाह उत्तर दिशा में होती है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिगार की चोटी होती है। अन्य चोटी में जाना पाव की चोटी होती है, धजारी, ये तीनों इंदौर जिले में स्थित। अपने को बस सिगार की चोटी याद रखना, ये क्या होती है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी होती है। चीनी यात्री क्या बोलते हैं, फेंगहान ने मालवा की जलवायु को क्या कहा था, श्रेष्ठ जलवायु कहा था। जब मैंने मालवा पढ़ाया था तो मैंने मालवा में कुछ चीजें और बताई थी भैया इसमें, कि यहाँ पे कृषि आधारित, वन आधारित, कुछ अन्य आधारित क्या होते हैं, उद्योग भी पाए जाते हैं। जैसे कृषि आधारित बरलाई शुगर मिल देखी थी अपन ने इंदौर देवास में। फिर कृत्रिम रेशे का उद्योग देखा था नागदा उज्जैन में। नोट प्रिंटिंग प्रेस देखी थी जो कहाँ पे थी, वन आधारित थी और देवास में थी। पीथमपुर औद्योगिक केंद्र देखा था धार में। जावरा औद्योगिक केंद्र देखा था जावरा रतलाम में। पीलीखोड़ी औद्योगिक केंद्र देखा था राजगढ़ में। मक्सी औद्योगिक केंद्र देखा था शाजापुर में। ये सब अपन ने देखे थे। फिर पर्यटक क्षेत्र देखे थे मालवा में, कि मांडू था धार में, है ना। मांडू को मतलब नर्मदा के तट है, इसमें देखने लायक। होशंग शाह का महल देखा था, रानी रूपवती का महल देखा था। फिर मालवा में उज्जैन को धार्मिक राजधानी या मंदिरों की राजधानी कहा जाता है, सांची देखा था अपन ने, भीमबेटकी गुफा, ये सब यहाँ पे क्या होती है, पर्यटन के केंद्र होते हैं। ठीक है, बाकी गुफाएं भी देखी थी धार में। ये सब अपना क्या, मालवा का पठार हो जाएगा। ठीक है ना, अब सबसे दूसरा बड़ा क्या होता है मालवा के पठार के बाद, 28% तो हो गया, 26% होती है अपनी नर्मदा सोन घाटी। ठीक है ना, नर्मदा सोन घाटी देख लेते हैं कहाँ है अपनी। नर्मदा सोन घाटी जो होती है ना, ये मालवा व रीवा के पठारों के
दक्षिण की है, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर, ये सब अपने को पता है। देखो ये कोई याद करने की जरूरत है कि ये कौन कहाँ होगा, ये कहाँ गया अपना, ये सब पूछिए। ये नर्मदा घाटी है, तो ऊपर मालवा है, नीचे सतपुड़ा है, ये साइड में रीवा है। ये कभी नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन ना कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र किसके टच में है, किससे जुड़ा हुआ है। नर्मदा सोन घाटी, इसका भी ये याद नहीं रखना है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे ज्यादा है मालवा 28, ये है 26%। इस घाटी के निर्माण में पश्चिम में दक्कन ट्रैप, तो मैंने बताया था जब पढ़ाया था नर्मदा घाटी, कि देखो नर्मदा घाटी इतना बड़ा है, तो इधर वाला पार्ट अलग चीजें करेगा और इधर वाला पार्ट अलग, दो पार्ट में डिवाइड इसको करना है। पश्चिमी पार्ट जो होता है ये मालवा से मेल खाएगा, और ये वाला पार्ट जो होता है बघेलखंड बुंदेलखंड से मेल खाएगा। ऐसे मैंने बोला क्यों, क्योंकि चौड़ा बहुत ज्यादा है ना। तो इसका यही वाला पश्चिमी वाला पार्ट जो होता है वो जैसे मालवा वाला बना होता है, दक्कन ट्रेप से बना होता है, और पूर्व वाला भाग होता है ये धारवाड़ और विंध्यक्रम की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। संबंधित जिले कौन से सबको पता भैया, नर्मदा सोनघाटी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, रायसेन, ये सब जिले से रेवत होती है। फिर जलवायु, ग्रीष्म में अधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। यहां से याद नहीं रखना, जब मैंने तुम लोग को मध्य प्रदेश की जलवायु और मध्य प्रदेश के वो पढ़ाए थे, वहां से अपने को मैंने 4 कोड याद करवाए थे कि कहाँ पे सम, ये कहाँ पे अधिक है, वहीं पे अपने को याद करना ना, भूल जाओ उसमें ज्यादा ये नहीं। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। वर्षा में अपन ने देखा था, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। मालवा की सही कर लेना, 75 से 100 है, इसमें 125 लिखा है, तो ऐसे याद रखना। इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वर्षा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ओब्वियसली पूर्व में जो होती है वर्षा ज्यादा होती है। मध्य भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, इधर होती है ना भैया, असम में। असम इसी साइड तो है पूर्व में, इसलिए पूर्व की साइड जैसे जैसे चलते जाते हैं तो क्या होती है, वर्षा बढ़ती जाती है। फिर इसमें नर्मदा, तवा, कौन कौन सी नदियां होती है, हिरण, शेर, हथिनी, शक्कर, दूधी, सिर्फ नर्मदा याद रखना। वो इस नाम ही नर्मदा सोनघाटी, तो नर्मदा की सारी सहायक नदी जो अपन याद करेंगे ना, 18 16 ऊपर नीचे से करके याद करेंगे, तो वो सारी की सारी नदियां कहाँ जाती है, नर्मदा सोनघाटी में जाती है। कौन कौन से वन, सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस, ये सब पाए जाते हैं, नहीं पूछेगा कोई। मिट्टी कैसी होती है, तो नर्मदा में पश्चिम वाले में तो मालवा जैसी काली मिट्टी होती है, और पूर्वी वाले में कौन सी, बघेलखंड वाली लाल मिट्टी होती है ना। दो पार्ट में डिवाइड करना है नर्मदा सोन घाटी को अपने, पश्चिमी वाले में पूरा पूरा मालवा जैसा मिलेगा, पूर्वी वाले में पूरा पूरा बघेलखंड बुंदेलखंड जैसा मिलेगा, ठीक है। फसल, इसमें कपास, मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं, पूर्वी क्षेत्र में चावल, हावल, इन सबका उत्पादन होता है। खनिज में यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ये सब मिलता है, ठीक है ना, नहीं पूछे कोई ये। नर्मदा क्षेत्र को कृषि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, होशंगाबाद है यहाँ पे, होशंगाबाद का नाम बदल दिया, यहाँ पे नर्मदापुरम है। वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, नर्मदापुरम पे होता है ना। तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा घाटी क्षेत्र होता है, इसको कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, हालांकि सबसे ज्यादा कृषि का प्रोडक्शन मालवा करता है, लेकिन नर्मदा का पानी वानी यूज होता है, नर्मदा में पानी ज्यादा है, तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है, नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट नहीं बताया, ये क्या होता है, भूगर्भिक हलचल, लिखा नहीं है यहाँ पे, लिख लो भैया, मैं बता दूं। ये कैसे, भूगर्भिक हलचलों से इसका निर्माण हुआ है, नर्मदा सोन घाटी का, भूगर्भिक हलचलों से, मतलब भूकंप भूकंप आया होगा ना, उससे बना होगा। इसी को क्या बोलते हैं, नर्मदा घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी। और यही मध्य प्रदेश का सबसे गहरा भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, नर्मदा घाटी के कुछ कुछ पॉइंट अपन को पहले से याद थे, ये याद कर लिया अपन ने। फिर आ जाते हैं अपन किसका, सतपुड़ा मेकल श्रेणी चालू हो गई क्या, चलो इसी के पॉइंट नहीं लिखे हैं वो मैं बता देता हूँ। क्या बोलते हैं, मिट्टी कौन सी पाई जाती है पूर्व पश्चिम, अच्छा ये मिट्टी वाला देख लिया। पर्यटन क्षेत्र बस लिख लो, इसमें भेड़ाघाट होता है, धुआंधार जलप्रपात, मदन मालूर, ये सब होता है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है इसमें। चलो आ जाओ अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी कितना एरिया कवर करता है, 11% एरिया कवर करता है भैया। कितना एरिया कवर करता है, 11% एरिया कवर करता है। 3 पार्ट में डिवाइड है, मैंने सतपुड़ा जब पर्वत पढ़ेंगे तो भी याद करेंगे भैया अपन। इधर वाला मेकल श्रेणी, बीच वाला महादेव श्रेणी, और पश्चिम वाला राजपीपला श्रेणी, ऐसे करके 3 श्रेणी अपन देखते हैं। जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, सतपुड़ा की मेन श्रेणी मेकल श्रेणी होती है, जो इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को टच करती है। फिर महादेव श्रेणी जिसमें अपना पचमढ़ी होता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को टच करता है। और राजपीपला श्रेणी जो होता है मध्य प्रदेश गुजरात का एरिया कवर करता है, ठीक है ना। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो होता है, नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थिति इसकी होती है।
मध्य प्रदेश के लगभग 11% एरिया, वेरी वेरी, तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में बहुत ठंडा रहता है, वेरी वेरी, गर्म नहीं रहता ना, सबसे मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है सतपुड़ा मेकल वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। ऑब्वियसली पचमढ़ी वहां पे मतलब यही है। दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की ये भी दक्कन ट्रेप प्लस धारवाड़ की चट्टानों से मिलकर बनता है। कौन कौन से जिले आते हैं सबको पता है, इस वाली लाइन में कौन कौन से जिले आएंगे, ठीक है ना। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडु, धरना, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये सब जिले होते हैं। वर्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी में तो कम है लेकिन 150 सबसे ज्यादा वर्षा वाला एरिया होता है ना, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होती है। कौन कौन सी नदी होती है, ताप्ती, ऑब्वियसली ये जो बॉर्डर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर कौन डिवाइड करती है, वहां पे अपन ने देखा है ताप्ती नदी डिवाइड करती है। ताप्ती, बेनगंगा, सक्कर दूधी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी। इसलिए एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन था ना, बावनथड़ी जो होती है परियोजना कौन सी दो स्टेट के बीच में होती है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आंसर था उसका। ऑब्वियसली दो राज्य यहाँ पे लगे हैं, बावनथड़ी नदी यहाँ पे, तो कौन सा होगा इसमें, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ही होगा, ठीक है ना। अगर मैप याद है अपने को पूरा, थोड़ा थोड़ा भूगोल की कौन सा कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, तो अपने को सारा याद हो जाएगा। इसमें लेटेराइट मिट्टी, मैंने बोला था अपन क्लेम करते हैं कि हमारे पास लेटेराइट मिट्टी है, लेकिन इंडिया वाले क्या बोलते हैं, नहीं तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश बोलता है हमारे पास लेटेराइट मिट्टी भी है, लेकिन इंडिया वाले बोलते हैं नहीं है। छिछली, काली और लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है ना, बालाघाट में लेटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं ना, इसलिए बालाघाट में बहुत ज्यादा खदानें और ये सब भी होती हैं अलग अलग टाइप की। ये अपना क्या होता है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी हो गया है, ठीक है ना। अब सतपुड़ा मेकल श्रेणी में इतना ही लिखा है अपने को, वहां पर अपन ने देखा था सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो होती है उसमें क्या होता है, अमरकंटक नाम की एक जगह है, अनूपपुर जिला है ना, वो मेकल श्रेणी का ही पार्ट होता है। फिर अपन ने देखा था कि यहाँ की इसकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अपन ने देखा था कौन सी है, धूपगढ़ है, ठीक है ना। कौन सी श्रेणी में है धूपगढ़, हिमांशु बताना इन तीनों में से कौन सी श्रेणी में, मेकल श्रेणी में, महादेव श्रेणी में कि राजपीपला में, महादेव श्रेणी में है, ठीक है ना। पंच पचमढ़ी एक जिला है, या पचमढ़ी वाले एरिया में धूपगढ़ नाम की एक चोटी है जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर ऊंची होती है, ठीक है। एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का जो इसमें पाया जाता है। फिर कौन कौन सा सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कौन कौन से वो पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, तो बालाघाट बड़ा फेमस है, इस बालाघाट में मैग्नीज, तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश जिसमें दोनों में क्या है, टॉप पे है ना। मध्य प्रदेश में अपन ने देखा था कि एमपी जो है टॉप पे किस किस में, हीरा में, मैग्नीज में, तांबा में, इन सब में। तो ये मैग्नीज और तांबा दोनों कहाँ पाया जाता है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी वाले पार्ट में पाया जाता है, या मैंगनीज में अब सेकंड है। अब सेकंड है, हम्म। ठीक है। तो अपडेट हो गया, मैग्नीज में अब मध्य प्रदेश पीछे हो गया है, सेकंड हो गया है, लेकिन ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर बालाघाट वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो तीन अपन ने देख लिए, कौन कौन सा देख लिया, मालवा देख लिया सबसे बड़ा 28% एरिया में, 26% एरिया में नर्मदा सोन घाटी देख ली, 11% में सतपुड़ा मेकल देख लिया। अब मध्य भारत का मध्य भारत वाला देखेंगे अपन 10.7, सबसे प्रथम में था। चलो देखो मध्य भारत का मैप याद रखना है ना, इधर से नीमच मंदसौर का थोड़ा सा पार्ट अपन लेंगे, और इधर से पूरा अपना जो गरीब वाला एरिया है ना, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर, ये सारा एरिया, ठीक है ना। तो मध्य भारत जो होता है कितना एरिया भैया, 10.7% क्षेत्रफल वाला एरिया होता है। अक्षांश देखो, अक्षांश अक्षांश में अगर तुम इतना भी देखो, मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ फिर मत बोलना बताया नहीं। अपने को ये तो याद ही है कि यहाँ पे कितना होता है, 2160 है, यहाँ पे 26 1 है, ठीक है, यहाँ पे 74 9 है, और यहाँ पे 84 ये है। तो अगर अपने को लोकेशन पता है कि मध्य भारत का पठारिया है, तो ऑप्शन में तुम्हें पता है 26 के पास होगा, और इधर 74, मतलब इधर 26 के पास होगा और 21 से दूर होगा, तो ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा अनुमान तो लगा। हालांकि 99.9% है, कभी जिंदगी में ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे कभी किस्मत खराब है पूछ लिया, तो ये ऐसा सब बना सकते हैं ना, जैसे ऊपर में 26 48 है, ओब्वियसली 26 48 वाला ऑप्शन अपना इसमें आ जाएगा, ऐसे करें। चलो ये कितना, 10.7% एरिया कवर करता है। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यशील समूह के अपरदन से नदियों के निक्षेपों, तुम तो एक मात याद है, मध्य भारत का पठार जो होता है ना, इसमें नर्मदा नदी वाला वो होता है, तो नदियों के निक्षेप से ये वाला पार्ट है ना, सबको पता है बीहड़ यहाँ पे पाए जाते हैं मध्य भारत में, क्या बीहड़, जिसमें क्या रहते हैं, वो रहते हैं ना गुंडे या डाकू रहते हैं उधर के, चंबल के डाकू वाले वाले। कौन कौन से जिले होते हैं, तो नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये सारे जिले होते हैं मध्य भारत के पठार में आते हैं। विषम जलवायु होती है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ठंड में अत्यधिक ठंड होती है, ठीक है ना। देखो उसमें उल्टा था, सतपुड़ा में क्या था, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड तो थी, लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे नहीं हो रही, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। इसमें वर्षा बहुत कम होती है भैया, औसत से भी कम होती है, 50 से 75% वर्षा होती है, मतलब अल्प वर्षा वाला, इसीलिए गरीब स्टेट है सारा का सारा। फिर शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खेर,
बबूल, पलाश, इसीलिए अब कत्था उद्योग बड़ा फेमस है। मुरैना का अपन ने देखा था भैया ना, मुरैना में कत्था उद्योग चलता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खेर के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। जलोढ़ और कछारी मिट्टी, देखो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन यूज ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है वहां पे, ठीक है ना। जलोढ़ और कछारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। प्रमुख फसलें सरसों, ठीक है, भिंड मुरैना को सरसों को कटोरा कहा जाता है, इसलिए अपना ना ज्वार तिल ये सब होता है। प्रमुख नदियां, चंबल नदी है यहाँ पे, ओब्वियसली चंबल के डाकू फेमस ही है भैया वहाँ पे भिंड मुरैना में। सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी, ये सब सीप होती है। इसका अन्य नाम क्या है? सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को ना। सरसों की हांडी स्पेशल किसके लिए पूछा जाता है? तो भिंड मुरैना, या तो मध्य भारत का पठार होगा ऑप्शन में, मध्य भारत का पठार ना हो तो भिंड मुरैना लगा सकते हैं, है ना। सरसों का पठार भी इसको बोलते हैं। चंबल उप आंध्र प्रदेश बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र, ओब्वियसली बीहड़ बने यहाँ पे, है ना। मध्य भारत का पठार, ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोगरा चोटी है। देखो 430 मीटर, इतनी छोटी है भाई खाली। कहाँ 1350 मीटर और कहाँ 430 मीटर, श्योपुर जिले में स्थित है। तो तीन, मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? टोगरा। नर्मदा वाली अपन ने नहीं पढ़ी है। फिर अपन ने सतपुड़ा मेकल की कौन सी पढ़ ली? धूपगढ़। अब हम पढ़ रहे हैं किसकी? मध्य भारत वाली। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोगरा चोटी, ठीक है ना, टोगरा हिल। हालांकि इतनी छोटी है, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी तो मालवा में 10-15 और, इसलिए कभी पेपर में ये नहीं आती है ना कि मालवा की, सॉरी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी 430 मीटर। ये भी कोई छोटी हुई भैया, इतने ज्यादा तो उज्जैन इंदौर में बहुत सारी मिल जाती। अब ये अपना क्या हो गया? चौथा सबसे बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब अपन पांचवा, इसमें अपन ने उद्योग उद्योग भी देखे थे ना। कत्था उद्योग देखा था अपन ने बान और मुराना में। दिया सलाई उद्योग देखा था, माचिस की तीली बनने वाला, ग्वालियर में। लकड़ी चिराई उद्योग भी ग्वालियर में बड़ा फेमस था। फिर कृषि आधारित में अपन ने डबरा शुगर मिल देखी थी, है ना। बानमोर औद्योगिक केंद्र, मालनपुर औद्योगिक केंद्र, ये सब देखे थे। पर्यटन में अपन ने ग्वालियर का किला बड़े डिटेल में पढ़ा था। गोपांचल पर्वत पे स्थित होता है। राजा सूरज सेन ने 1525 में बनाया था, जिसमें क्या क्या थे ग्वालियर के किले में? हाथी फोड़ दरवाजा था, मान मंदिर, गुजरी महल था, जो मान सिंह तोमर ने बनवाया था अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए, जो गुजरी जाति से थी। सास बहु मंदिर देखा था अपन ने। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा देखा था। ये सब अपन ने किसमें देखे थे? मध्य भारत वाले एरिया में देखे थे, ग्वालियर में, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं इसके बाद रीवा पन्ना का पठार, पांचवा सबसे बड़ा एरिया अपना। कहाँ गया रीवा पन्ना का पठार? ये 10.37%, 10.37%। चलो, रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार और दक्षिण में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। फिर फलाना फलाना इसके पूर्वांतर होते हैं। रीवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल का 10.3% होता है। निर्माण, रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्यशील समूह के प्रदन से होता है, ठीक है ना। फिर संबंधित जिले रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। जलवायु कैसी होती है? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। जैसे सतपुड़ा वाली होती है वैसे इसकी भी होती है, ठीक है ना। इसमें बांस, तेंदुपत्ता, शीशम और खेर पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता बस याद रखना है, रीवा पन्ना में तेंदुपत्ता अच्छा पाया जाता है। मिट्टी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, दिमाग ही नहीं लगाना। इधर बुंदेलखंड बघेलखंड में मिश्रित मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी देखेंगे अपन। नदिया, टोन्स, केन, बीहड़, मछाना, बिच्छे कभी नहीं पूछेगा। फसल, गेहूं, चावल, तिल नहीं पूछेगा। चूना पत्थर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीवा में एक जगह है कटनी, उसको अपन क्या, कटनी को चूना नगरी बोलते हैं ना। चूना पत्थर यहाँ पे पाया जाता है। गेरू, हीरा तो सबको पता है भैया, पन्ना में पाया जाता है, ठीक है। इसे विंध्यान कगारी स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या गुडविल हिल, ठीक है ना। कहाँ पे? दमोह में स्थित है भैया, याद रखना है भैया। सद्भावना शिखर या इसी को गुडविल हिल या कालूमार चोटी कहा जाता है, जो कौन से जिले में? दमोह जिले में होते हैं। मध्य प्रदेश में जम्बेदा गुम्बद दमोह जिले के फलाने में, नहीं याद रखना है। ये अपना क्या हो गया भैया? रीवा पन्ना का पठार हो गया ना। इसमें पर्यटन में क्या क्या हो जाएगा? अपन ने देखा था सतना में चित्रकूट है, यहाँ पे सती अनुसुईया माता का आश्रम है। मैयर में माता का मंदिर है, एक क्या बोलते हैं, शारदा माता का पूजा होती है ना वहाँ पे, दुर्गा के शारदा स्वरूप की पूजा होती है, त्रिकुटा पर्वत पे जो स्थित है। फिर अपन देखते हैं इसके उपरांत, रीवा पन्ना के पठार के बाद दो आखिरी में आते हैं, बुंदेलखंड वाला देखते हैं और बघेलखंड वाला देखते हैं। नीचे एक ही ऊपर है दोनों। बुंदेलखंड वाला देखते हैं ना। तो बुंदेलखंड वाला कितना है? 7.7% अपना एरिया है बुंदेलखंड वाला। बुंदेलखंड का निर्माण नीस की चट्टान, तो याद रखना बुंदेलखंड में नीच लोग रहते हैं सारे, ठीक है ना। तो नीस की चट्टान इसका स्पेशल है, बाकी सब पेपर में नहीं आएगा ना, अपने को याद रहे। नीस की चट्टानों से किसका निर्माण होता है? तो बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में कौन से लोग होते हैं? सारे के सारे नीच लोग होते हैं। नीस की चट्टानों के प्रदन से इसका होता है। बुंदेलखंड का पठार जो होता है 7.7% है, देख लिख दिया अपन ने। दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर। मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था कि एक वर्ड में पूछे कि बुंदेलखंड कौन है, तो कौन है बुंदेलखंड? टीकमगढ़ और छतरपुर। टीकम, हालांकि ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, जो अपन ने पूरा डिटेल में इनको पढ़ा था। बुंदेलखंड कहाँ से बना था? बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला कहाँ का था? हिमांशु, वीर सिंह बुंदेला कहाँ का राजा था?
या वीर सिंह बुंदेला की छतरिया कहाँ पे? ओरछा ओरछा छतरपुर ओरछा में। सॉरी ओरछा में। ओरछा कहाँ पे? छतरपुर में। अरे ओरछा छतरपुर में नहीं है, ओरछा निवाड़ी में। टीकमगढ़ छतरपुर, ये दो वर्ड किसको निर्धारित करते हैं? बुंदेलखंड को निर्धारित करते हैं ना। तो टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना है ना, उस निवाड़ी में चला गया ओरछा, वहीं पे वीर सिंह बुंदेला या पूरा बुंदेला शासक जो थे बुंदेलखंड वाले वहीं से वो हुए थे। ठीक है ना। जब मध्य प्रदेश के इतिहास में अपन ने बुंदेल राजा या बुंदेल कुल पढ़ा था तो उसमें सब देखा था। जलवायु कैसी रहती? ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है भैया, ये मध्य भारत जैसा होता है इसमें ना। औसत वर्षा 25 से 100 सेंटीमीटर, थोड़ी सी कम होती है। यहाँ भी तेंदुपत्ता पाया जाता है, महुआ, बबूल, खेर, ये सब पाए जाते हैं। मिश्रित मिट्टी, देखो सब में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मालवा में काली मिट्टी, सतपुड़ा में बस याद रखना है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उसके साथ साथ। ठीक है ना। ऊपर मध्य भारत में जाएंगे तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, बाकी सब में मिश्रित है। तीन अलग याद रख लेना, बाकी सब में लाल पीली मिश्रित मिट्टी कर देना। ठीक है। इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। फसलें गेहूं, ज्वार, तिल सबको पता भैया। नदी बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी देखेंगे अपन अभी। प्रमुख खनिज में हीरा, चूना पत्थर। ऑब्वियसली ज्यादा दूर दूर नहीं ना बुंदेलखंड और रीवा पन्ना, तो ये बुंदेलखंड के पठार में भी सेम टू सेम ऐसी पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सिद्ध बाबा की चोटी, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। बुंदेलखंड कि सिद्ध बाबा बड़े फेमस है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है। नर्मदा सोन घाटी की अपन ने नहीं पढ़ी है। क्या बोलते हैं अपने सतपुड़ा में एकल श्रेणी की धूपगढ़ है। फिर उसके बाद अपन ने मध्य भारत देखा, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सब टोगरा हिल है, बहुत छोटी, जो पेपर में नहीं आएगी। फिर रीवा पन्ना के पठार की अपन ने देखी, तो वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर या गुडविल हिल है। फिर बुंदेलखंड की कौन सी देखी अपन ने? सिद्ध बाबा की चोटी। बुंदेलखंड में सिद्ध बाबा रहते हैं, ऐसे कुछ याद रखें। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को, दोनों के आधार पर है ना, डिस्चार्ज होता है। एक दोनों के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर भी और ऐसे भी। तो बुंदेलखंड की गंगा किसको कहते हैं? बेतवा को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र पूछ रहे हैं ना, जिला अगर पूछेगा तो भिंडी या वही लगाएंगे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड ही होता है। बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती है उसको क्या कहते हैं? टोर कहते हैं। याद रख लेना भैया। 2000 एमपीपीएससी के एमओ, ये अपने एमबीबीएस वाले एमओ में आया होगा ना। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य में प्लेन पाया जाता है, उसके बीच में जो छोटी एमबीबीएस छोटी सी वालों का नहीं पहाड़ियां होती। होता है। क्या? एमबीबीएस वालों का एग्जाम नहीं होता। ठीक है ना, लकी है वो लोग। चलो कोई ना, और किसी एमओ कुछ होगा। टोर, टोर बोलते हैं उनको। ठीक है ना। अपने इतना डिटेल अपने पेपर में नहीं आता है वैसे। चलो ये अपना कौन सा बुंदेलखंड का पठार भी हो गया। अब आखिरी अपन देखते हैं बघेलखंड। कहाँ गया भाई पूर्वी पठार? बघेलखंड का पठार छोटा सा, ये 7% है, पढ़ना ही नहीं है कुछ इसमें भैया। ये सीधी सिंगरौली वाले लोग आ जाते हैं इसमें। चलो, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 7% का एरिया है। आद्य महाकल्प के शेल समूह से निर्माण हुआ, नहीं याद रहा। सीधी सिंगरौली, थोड़ा सा पार्ट रीवा का और थोड़ा सा पार्ट शहडोल का। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंडी होती है ना। तो बघेलखंड, ये पूर्वी पठार और सतपुड़ा मेकल, इन दोनों का जो जलवायु होती है लगभग सेम होती है। वर्षा बहुत ज्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा सीधी सिंगरौली में होती है, याद रखना ना। सबसे ज्यादा पूर्वी, ऑब्वियसली पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा बढ़ जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार होता है, लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर। लेकिन पर्सनली पूछे तो अपना पता ही है, पचमढ़ी यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है अपनी। लेकिन एरिया पूरा पठार का पूछे तो बघेलखंड के पठार या पूर्वी पठार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नदियां सोन, जोहिला, बनास अपन ने देखा था। लाल पीली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है ना। फटाफट टेबल बना देते हैं भैया। तो देखो मालवा का पठार, सिर्फ टेबल टेबल वाली इंपॉर्टेंट चीजें यही याद रखनी है, बाकी सब भूल जाना है। 28% एरिया है, काली मिट्टी पाई जाती है, फसल सोयाबीन है। नदियां अभी देखेंगे इसे डिटेल में। सबसे ऊंची चोटी सिगार है। मध्य भारत 10.7% एरिया होता है, जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। सरसों प्रमुख फसल है। नदियां ये हैं, सरसों की हांडी इसको कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी टोगरा हिल है। बुंदेलखंड का पठार देखा, 7.7% है, मिश्रित मिट्टी पाई जा रही है। गेहूं और तिल उत्पन्न होते हैं। सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। रीवा पन्ना का पठार 10.36 या 10.3% है, मिश्रित मिट्टी पाई जा रही है। गेहूं चावल होते हैं। और सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? गुडविल, गुडविल हिल है। ठीक है ना, जो दमोह में पाई जाती है। जबेरा गुम्बद दमोह जिले के रीवा पन्ना, एक जबेरा गुम्बद कहाँ पे होता है तो ये भी याद रखना है, दमोह में है, रीवा पन्ना के पठार में आता है।
जबेरा गुंबद। फिर नर्मदा घाटी 26% एरिया जलोढ़ और गहरी काली मिट्टी हो, जलोढ़ भूल जाना, गहरी काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। गेहूं दलहन गन्ने बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे निचला प्राकृतिक स्थल होती है भ्रंश घाटी, इसको कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे निचला है, सबसे गहरा भौगोलिक प्राकृतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश। सतपुड़ा श्रेणी 11% एरिया होती है। लेटेराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छिछली लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। मक्का बहुत ज्यादा होता है, गेहूं वगैरह भी होता है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ इसी में पाई जाती है। बघेलखंड में मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 7% एरिया होता है, चावल की फसल होती है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग होता है, बहुत अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, फिर कुछ कुछ वन वर्ड वाले क्वेश्चन देख रखे हैं, देख लेते हैं। वैसे तो इतना डिटेल आएगा नहीं अपने इसमें, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या क्या। प्रदेश एक तो पूछता है, प्रदेश सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न में कई विद्वानों का योगदान रहा। चंबल में उपाधि, मध्य भारत पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली पहाड़ियों में अरावली श्रेणियां इस प्रदेश की सीमा बनाते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा और झाबुआ क्षेत्र के संपूर्ण प्रदेश में सूखे मानसूनी वन मिलते हैं, नहीं पूछेगा ना सब। बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार सोन तथा महानदी का जल विभाजक होता है, ठीक है ना। तो बघेलखंड में एक देवगढ़ का पठार होता है जो सोन और महानदी का, महानदी तो उसमें चली जाती है छत्तीसगढ़ में, तो अपने पेपर में क्यों आएगी। रीवा पन्ना का पठार का दूसरा नाम विंध्य का पठारी प्रदेश भी होता है। चीनी यात्री फान्यान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है, 1000 बार पढ़ लिया। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भाग में विभाजित करती है। सतपुड़ा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, पता है भैया, अंधा भी कोई बता देगा। चंबल नदी में उत्खात स्थल बीहड़, मैंने बता दिया भैया, ठीक है। विंध्याचल पर्वत में नर्मदा और गंगा नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में होती है, ये भी अपन ने देख लिया था। पन्ना में हीरे की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत है, ये भी 1000 बार देखेंगे अपन। कौन सी श्रेणी है, बिजावर श्रेणी की चट्टानों की होती है। गुड़विल चोटी या कालूमार चोटी दमोह जिले में स्थित है, इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं, अपन ने 1000 बार पढ़ लिया ये भी भैया, मधुमो में सद्भावना शिखर है। विंध्य पर्वत की श्रेणी राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व सासाराम बिहार तक फैली हुई है। प्रदेश की आर्कियन युग की चट्टाने से संगमरमर प्राप्त होता है। हिमांशु जरा बताना, एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तेरे से। मध्य प्रदेश की एकमात्र बिल्डिंग है जो संगमरमर से बनी हुई है, कौन सी है वो। संग मध्य प्रदेश का एकमात्र प्राकृतिक स्थल कौन सा। वो जो बुरहानपुर में है वो है क्या? होशंगाबाद। हट, अरे होशंग होशंग शाह का वो महल, क्वेश्चन शाह का मकबरा। रोशन शाह का महल, मकबरा। संख्या कम वही संगमर, सफेद मकबरा। संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है ना। और अच्छा ये बता दे, मध्य प्रदेश में संगमरमर कौन से जिले में मिलता है। जबल। जबलपुर में मिलता है, ठीक, वेरी गुड। हाँ। पन्ना जिले में भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। मझगवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मझगवा, हिनोता, कोटारिया, ये अपन ने याद किए तीनों जब मध्य प्रदेश के खनिज देखे हैं ना। मझगवा, हिनोता, कोटारिया, ये तीनों क्या होती है, हीरे की खदान होती है। कहाँ पे, सब रीवा पन्ना वाले एरिया में पाई जाती है ना। मझगवा, हिनोता, कोटारिया, ऐसे करके अपन ने याद किए थे वहां पे। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान, ये तोर वाला किसी घटिया एग्जाम में दे दिया था, नहीं आया। कोंतेल का पठार मध्य भारत पठार का, सही, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर कौन कौन से में क्या क्या होती है, बघेलखंड में चावल होते हैं, मालवा में सोयाबीन और गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं, सतपुड़ा में मक्का होती है, मध्य भारत में सरसों की हांडी या सरसों कहा जाता है, बुंदेलखंड में गेहूं तिल होते हैं, नर्मदा घाटी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होशंगाबाद है। 7 भौगोलिक भाग में बांटा गया है, जिसमें से 2 को छोड़ दे, किस किस को, सतपुड़ा मेकल श्रेणी को और बघेलखंड को। इन दोनों के अंदर जो ये 5 है शुरू वाले, कौन से, मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ऐसा पूछे तो 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिसमें से 5 जो है ये मध्य उच्च प्रदेश है। इसके अलावा सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार होता है, ठीक है ना। मध्य उच्च प्रदेश में 5 चीजें आती हैं, मालवा का पठार, विंध्य का पठार, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन घाटी और मध्य भारत का चंबल का उप आंध्र प्रदेश, इसी को मध्य भारत का पठारी कहा जाता है, ठीक है ना। नियोजन के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन, तो प्रदेश को विभिन्न आर्थिक, कार्य, संधान, कृषि, उद्योग, परिवहन के 7 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग है इसमें, ग्वालियर एग्रो प्रदेश, इंदौर एग्रो प्रदेश, बुंदेलखंड बघेलखंड एग्रो, भोपाल कैपिटल, जबलपुर, नहीं याद रखना रिसोर्स, सब 7 पार्ट में डिवाइड करता है, बस इतना याद रखना। ये हो गया मध्य प्रदेश का क्या अपना भौगोलिक विभाजन। अब मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला पढ़ ले कि कल पढ़ेंगे, कितना है, पढ़ लेते हैं फटाफट अभी खत्म हो जाए। अभी पढ़ लेते हैं, समय बचा है क्या अपने पास, 40 दिन तो बचे हैं खाली पेपर। क्या बोली यार, छाया क्या बोली। कल करते हैं भाई, मैं तो
कल करते हैं, बस रो मत, कल करते हैं। चलो बाय बाय, अब कल पढ़ेंगे इसके आगे का। ये अपने को मध्य प्रदेश का जो यूनिट 2 वाला है, भूगोलिक वाला, ये 3 दिन के अंदर खत्म करना है, ज्यादा समय बचा थोड़ी अपने पास, फिर इसी में लगे रहेंगे तो कितना यार, नदियों में और बहुत वो टाइम लगेगा। सुन, तो अपना आयुर्वेद वाला हाँ पोर्शन का रिवीजन कैसे कर रहे हैं अपन? आयुर्वेद वाला भी 7 बजे से पढ़ेंगे।